और मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय श्री चतुर्भुज मित्तल जी, श्री अग्निशेखर जी, सुश्री वीना शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी और भाई श्री रोशन लाल जी, मेरे सहयोगी रहे श्री सत्यप्रकाश भारत जी और महंत श्री नकोदर दास जी और बहन और भाई सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैंने चलते हुए पंखे बंद कराए हैं, क्योंकि आपसे मुझे कुछ शांति से करनी है देश और समाज के बारे में। थोड़ी गर्मी हम सहन करें, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्होंने आपसे ज़्यादा गर्मियाँ सहन की हैं। मैं आज इस सभा के शुरुआत में सबसे पहले भारत देश के अमर शहीद श्री मदन लाल धींगरा जी को अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब जब भारत देश को ज़रूरत पड़े ऐसे सैकड़ों हजारों मदन लाल धींगरा इस देश में पैदा होते रहें और इस देश के सम्मान के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानी देते रहें। आज 17 अगस्त है, मदन लाल धींगरा जी का बलिदान दिवस है और आज से 2 दिन पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ, 15 अगस्त है। इस समय पर एक छोटी सी बात हम सब याद करें। वैसे तो आप सभी जानते हैं, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं कि इस देश में जो 15 अगस्त आया 1947 को, टूटा फूटा, आधा अधूरा जो भी है, बहुत कीमती है। हम भारतवासी इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि जैसी आज़ादी हमें चाहिए थी वैसी नहीं मिली। जिस सपने को हमारे शहीदों ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ। महापुरुषों ने जिस आज़ादी के लिए बलिदान किए वो आज़ादी नहीं मिल पाई। फिर भी आधी अधूरी, टूटी फूटी, लूली लंगड़ी जैसी भी आज़ादी मिली बहुत कीमती है। उस आज़ादी की कीमत के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहें तो 2-3 बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कि आज़ादी के लाने में हमारे देश के 7,32,781 शहीद हुए, उनको शहादत हुई। मदन लाल धींगरा उनमें से एक, ऊधम सिंह उनमें से एक, भगत सिंह उनमें से एक, लाला लाजपत राय उनमें से एक, शचीन्द्रनाथ सान्याल उनमें से एक, मनमथनाथ गुप्त उनमें से एक, चंद्रशेखर आज़ाद उनमें से एक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक, रानी कित्तूर चेन्नम्मा एक, रानी दुर्गावती एक, ऐसे 7,32,781 क्रांतिवीरों के बलिदान के बाद ये आज़ादी आई। बहुत कीमती है। इतनी बड़ी कीमत आज़ादी के लिए दुनिया में किसी भी देश ने नहीं चुकाई जो हमने चुकाई। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करीब 250 वर्षों तक, अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ 450 वर्षों तक, अल्जीरिया फ्रांस का गुलाम हुआ करीब 300 वर्षों तक, अल्जीरिया के आसपास के जो छोटे अफ्रीकी देश हैं वो गुलाम हुए अलग अलग देशों में। एशिया के बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया और हमारा पड़ोसी चीन भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। हमारा थोड़ा दूर का पड़ोसी जापान भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। हमारा दूर का पड़ोसी सिंगापुर भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। ऐसे दुनिया में 50 से ज़्यादा देश गुलाम हुए, कभी अंग्रेजों के, कभी फ्रांसीसियों के, कभी जर्मनी के, कभी किसी देश के, कभी किसी देश के। लेकिन किसी भी देश की आज़ादी के लिए, किसी भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं देनी पड़ी जो भारत में हुई। अफ्रीका का इतिहास मैंने पढ़ा। अफ्रीका का 450 साल का गुलामी का इतिहास है और उससे आज़ादी की लड़ाई का, उनका संघर्ष का इतिहास है। उस अफ्रीका में 56,000 लोगों की कुल कुर्बानियां हुई और उसके बाद अफ्रीका आज़ाद हो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश में 20 से 25,000 लोगों की कुर्बानियां हुई, दोनों देश आज़ाद हो गए। अल्जीरिया में 80,000 लोगों की कुर्बानी हुई, अल्जीरिया आज़ाद हो गया। इसी तरह से यूरोप के छोटे देश, एशिया के कुछ बड़े देश, लैटिन अमेरिका के कुछ बड़े देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए। हर जगह शहीदों की शहादत भारत की संख्या में छोटी है, कम है। भारत के शहीदों की शहादत सभी देशों के आज़ादी के इतिहास में सबसे अधिक है। और हमारे देश में
मदनलाल धींगरा या भगत सिंह या ऊधम सिंह या चंद्रशेखर जैसे शहीदों के बारे में और एक बात जाननी हो तो सबसे कम उम्र के सबसे ज्यादा शहीद जो हुए हैं किसी देश में वो भी भारत में ही। अंग्रेजों की फांसी के फंदे पर चढ़े ऐसे हमारे देश में सैकड़ों क्रांतिवीर थे जो अंग्रेजों की परिभाषा में नाबालिग थे, वो बालिग भी नहीं हुए थे, उनकी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसे कई शहीदों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। हमारे देश में अंग्रेजों की लाठियां खाकर, अंग्रेजों की गोलियां खाकर, अंग्रेजों की तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधा गया और गोले मारकर जिनके चिथड़े कर दिए गए, ऐसे लोगों की संख्या को गिनना शुरू करेंगे तो वो लाखों से भी आगे करोड़ों में है। पिछले 10-12 वर्षों से या कहना चाहिए 15 वर्षों से मेरे एक गुरु माननीय श्री धर्मपाल जी के साथ मिलकर अंग्रेजी दस्तावेजों का इतिहास का जो अध्ययन मैं कर रहा हूं, अभी तो गुरु मेरे साथ नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में, भाव रूप में वो मेरे साथ अभी भी हैं। उस जानकारी के अनुसार 7,32,781 तो वो शहीद हैं जो फांसी पर चढ़ गए, लंदन की जेलों में या भारत की जेलों में। इसके अलावा अंग्रेजों की गोलियां खाकर जो शहीद हुए, अंग्रेजों की लाठियां खाकर जो शहीद हुए, अंग्रेजों ने तोप के गोले से उनको बांधकर उड़ा दिया, अंग्रेजों ने भारत के हजारों लाखों लोगों को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों की संख्या 4.5 करोड़ है। वो अलग है। हमारा तो दुर्भाग्य और अफसोस इस देश का ये है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमने हमारे शहीदों के बारे में, हमारे देश के उन लोगों के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को आजादी दिलाई है। कोई बड़ा रिसर्च का काम अभी तक इस देश में नहीं हुआ है। मैं आज सवेरे हिमाचल प्रदेश आया, यहां आने के बाद एक सुखद अनुभूति मुझे हुई। हमारे पतंजलि योग पीठ और भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए एक भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के शहीदों पर कुछ काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम आजादी के 62 साल के बाद हो रहा है। ये काम तो आजादी मिलते ही होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में कौन शहीद हुए, जम्मू कश्मीर में कौन शहीद हुए, पंजाब में कौन शहीद हुए, हरियाणा में कौन कौन शहीद हो गए, उत्तर प्रदेश में कौन हो गए, मध्य प्रदेश में कौन हो गए, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में कौन शहीद हुए, इसकी जानकारी तो हमारे देश के बच्चों को आजादी मिलने के 1-2 साल के अंदर ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई है। बहुत अफसोस है। मेरे जैसे आदमी को भी हिंदुस्तान के शहीदों के बारे में कोई कहे कि आप एक सूची बनाओ, कितने शहीदों के बारे में आप जानते हो, तो 10, 20, 50, 100, 200, 500 नाम लिखने के बाद मेरी कलम भी रुक जाएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है। मुझे तो परम सम्माननीय धर्मपाल जी जैसे किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिला होता या उनका दिशा निर्देश नहीं मिला होता तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि 7,32,781 शहीद हो गए इस देश की आजादी के लिए। 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग शहीद हो गए परोक्ष रूप से इस देश की आजादी के लिए। और ये 4.5 करोड़ की संख्या उस समय के भारत की है जब भारत की कुल आबादी 22 करोड़ की थी। 22 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का शहीद हो जाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत गहरी और बहुत ऊंची बात है, जिसका विश्लेषण होने पर हमें अंदाजा लगेगा कि लोगों में आजादी का और स्वतंत्रता का जज्बा कितना ऊंचा था कि वो सब कुछ बलिदान देकर इस देश से चले गए। अगर हम मोटी सी बात समझने की कोशिश करें, 22 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का शहीद हो जाना माने 25% आबादी का देश की आजादी के लिए खत्म हो जाना, फना हो जाना, न्योछावर हो जाना। 25% आबादी किसी देश की अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए खत्म हो जाए, फना हो जाए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा आजादी बहुत कीमती है, स्वतंत्रता बहुत कीमती है, भले ही ये आधी अधूरी है। हमारे मन में क्रोध है, गुस्सा है कि आजादी आई, देश का बंटवारा हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, उसका क्षोभ है, रंज है, गम है हमारे दिल में।
आजादी पूरी आनी चाहिए थी, देश खंड खंड नहीं बंटना चाहिए था, देश एक ही रहना चाहिए था। लेकिन बटे हुए देश पर हमने आजादी लाई तो आजादी का जो खुशी है, जो सुख है, वो आधा अधूरा सा है। ये बात सही है। और इससे भी ज्यादा सही एक दूसरी बात है कि आजादी आई तो हमारे उन शहीदों के सपनों का क्या हुआ जिन सपनों के लिए शहीदों ने आजादी लाई। मैं एक नाम लेके बात कहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को जब असेंबली में बम गिराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में उनको लाहौर जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाया जाना शुरू हो गया, उस समय की एक घटना सुना के बात शुरू करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र लिखा, एक मेमोरेंडम बनाया, एक मैनिफेस्टो बनाया और वो कुछ ऐसा था जो भारत की आजादी के बाद का भारत कैसा होगा उसका स्वप्न दिखाने वाला था। उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। अब अचंबा और हैरानी तो इस बात की होती है कि 23 साल का एक नौजवान इतनी गहरी बात कह सकता है और सोच सकता है, यह हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र में किसी नौजवान को इतनी दूरदृष्टि हो सकती है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र होती ही क्या है? आज के समय में हम देखें हमारे देश के 23 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी तुलना करना शुरू करें तो बहुत हैरानी और अचंबा होता है कि शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में क्या लिख दिया अपने घोषणा पत्र में। वो लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं मेरी कुर्बानी, मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा। इतने पक्के तरीके से कोई कैसे कह सकता है कि मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा? आप जरा देखिए, 1931 में भगत सिंह की शहादत हुई 23 मार्च को और 1946 3 जुलाई को अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। लगभग ठीक 15 साल के बाद ही देश की आजादी आ गई। फिर वो शहीद कहते हैं भगत सिंह कि मुझे अफसोस इस बात का होगा कि आजादी तो आ जाएगी, लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा अगर हमने अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था को नहीं बदला तो। अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था से मतलब भगत सिंह का कहना था कि अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी कृषि व्यवस्था, अंग्रेजी समाज व्यवस्था, अंग्रेजों का आचरण, अंग्रेजों का रहन सहन, अंग्रेजों का खान पान, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, अगर इन सबको हमने नहीं बदला तो हमारी आजादी बेमानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। अब आजादी के 62 साल के बाद भगत सिंह जी का कहा हुआ ये बयान बिल्कुल सच दिखाई देता है। आजादी के 62 साल के बाद ऐसा ही लगता है कि शायद आजादी बेमानी हो गई है, सार्थकता उसकी कहीं खो गई है। और ये अकेले भगत सिंह की बात नहीं है, यही बात हिंदुस्तान के उन सब क्रांतिवीरों की है जो अलग अलग समय पर शहीद हुए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद सचिंद्रनाथ लाहिड़ी, अमर शहीद मनमथनाथ गुप्त, ये सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम रखा था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये संगठन का गठन सन 1924 में हुआ था। वाराणसी इसका केंद्र था, मुख्य कार्यालय था। इस संगठन की तरफ से 9 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि हम ये संगठन बना रहे हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और आजादी के बाद अपने सपनों का भारत बनाने के लिए। तो जिन शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने यह संगठन तैयार किया, इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और इस संगठन के सचिव हुआ करते थे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। और बाकी उनके क्रांतिवीरों ने मिलकर एक घोषणा पत्र लिखा और वो पूरे देश के लिए जारी किया। उस घोषणा पत्र का नाम था द रिवॉल्यूशन, क्रांति। और उसमें पहला बिंदु यह था कि आजाद तो हम हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, बस हमारा संकल्प बढ़ते रहना चाहिए आजादी के लिए।
उसमें लिखा गया कि आजादी तो हमें मिलेगी क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। ज्यादा दिन किसी भी प्रजा को कोई भी दूसरा देश गुलाम बनाकर नहीं रख सकता, इसलिए भारत तो आजाद होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और हमारी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। लेकिन हमारी चिंता आजादी के बाद के भारत की है, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, किस रास्ते पर वो भारत चलेगा, वो हमारी चिंता का विषय है। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई किसी का शोषण ना कर सके और कोई बहुत गरीब और कोई बहुत अमीर ना हो सके। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आजादी के बाद के भारत की कृषि व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी किसान को यह ना लगे कि खेती करके उसने जीवन में कोई अपराध किया है या खेती करके उसने कोई पाप किया है। फिर तीसरा बिंदु, आजादी के बाद भारत के हर श्रमिक को, हर मजदूर को इतना सम्मान और इतना वेतन तो होना ही चाहिए कि वो अपने बेटे बेटियों को गर्व से ये कह सके कि तुम भी चाहो तो श्रमिक हो सकते हो, मजदूर हो सकते हो। चौथा बिंदु, आजादी के बाद हिंदुस्तान की किसी भी मां बहन बेटी को रात के 12 बजे किसी अकेली सड़क पर निकलते समय जानवर का डर तो होना चाहिए, लेकिन मनुष्य से कोई डर नहीं होना चाहिए। ऐसा समाज हो इस देश का। आगे का बिंदु, आजादी के बाद इस देश की किसी भी मां बहन बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी और बेइज्जती कोई हिंदुस्तानी ना करे जो अंग्रेज पिछले सैकड़ों साल से इस देश में कर रहे हैं। फिर उस घोषणा पत्र का एक बिंदु है, आजादी के बाद भारत के हर अमीर और गरीब, उसमें लिखा है ब्रैकेट में बहुत स्पष्ट कि किसी भी समाज में अमीर और गरीब तो रहेंगे, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना नहीं होना चाहिए कि एक उंगली बिल्कुल छोटी हो जाए और दूसरी उंगली बहुत लंबी हो जाए। उंगलियों में जितनी छोटाई बड़ाई है, उंगलियों में जितनी ऊंचाई नीचाई है, उंगलियों में जितनी कम और बढ़त है, सामान्य रूप से थोड़ी ही है, इतनी ही समाज के अमीर और गरीब में होनी चाहिए। ऐसा आजादी के बाद का भारत हो। और ऐसे कर करके उसमें 9 बिंदु हैं। आखिरी बिंदु है कि हम सब माने भगत सिंह, हम सब माने राम प्रसाद बिस्मिल, हम सब माने अशफाक उल्लाह, जिन्होंने बनाया वो संगठन और जारी किया ये घोषणा पत्र। उसमें कहा कि हम सब इस घोषणा पत्र को जारी कर रहे हैं अपने हस्ताक्षर के साथ, इस उम्मीद से कि हमारे जाने के बाद हिंदुस्तान की नौजवान ताकत इस घोषणा पत्र को, भारत के सपनों को स्वीकार करने में और सार्थक बनाने में रात दिन काम करे। माने हम जितना कर पाएंगे करेंगे, हमारे जाने के बाद भारत की नौजवान ताकत इस काम को आगे बढ़ाए। ये हिंदुस्तान के शहीदों के सपनों का कुछ भारत था। थोड़ा और पीछे चलें, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, मदनलाल धिंगड़ा, अशफाक उल्लाह, ये सब क्रांतिवीर थे 19वीं शताब्दी के। 18वीं शताब्दी के क्रांतिवीरों की बात करें, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना अजीमुल्लाह, मौलाना अमजद खान, इन क्रांतिवीरों की बात करें, उनका सपना क्या था? उनका सपना एक ही था जो 19वीं शताब्दी के क्रांतिवीरों का था, संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। समय समय पे भारत में क्या होता था, जब जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत होती थी, संग्राम होता था, कोई बड़ी लड़ाई होती थी, तो अंग्रेज सरकार भारतवासियों के सामने लॉलीपॉप फेंकती थी, चुग्गा फेंकती थी। अंग्रेजों की सरकार क्या कहती थी भारतवासियों से? आप हमारे साथ मिल जाओ और मिलकर इस देश की सत्ता चलाओ। माने अंग्रेजों की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में आप भारतवासी भी शामिल हो जाओ और मिलकर देश चलाओ। अंग्रेज भी रहें, भारतवासी भी रहें। इस तरह का समय समय पर अंग्रेज प्रस्ताव प्रस्तुत करते थे। एक बार कुछ भारतवासी उसमें फंस भी गए, उनके चक्कर में आ गए। शायद मन कमजोर था, संकल्प कमजोर था, दूर की कोई दृष्टि नहीं थी, कोई पक्की उनकी जमीन नहीं थी, कोई उनकी नींव नहीं थी, इसलिए फंस गए होंगे। तो कुछ भारतवासियों ने मिलकर एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इस स्वराज पार्टी के सचिव हुआ करते थे फिरोज शाह मेहता।
इस स्वराज पार्टी में शामिल हुआ करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इस स्वराज पार्टी में शामिल हुआ करते थे सुरेंद्रनाथ सेन, जिनको हम भारत के इतिहास में नरम दल का नेता कहते हैं। वो नरम दल के ज्यादातर नेता इस स्वराज पार्टी में थे और इनका काम क्या था? अंग्रेजों से वार्ता कर लो, कोई समझौता हो जाए और अंग्रेजों के साथ हम भी सरकार में शामिल हो जाएं, थोड़ा अंग्रेज लूटें, थोड़ा हम लूटें, काम इस तरह से चले। जैसे आज हमारे देश में कोलिशन गवर्नमेंट चलती है ना, सत्ता के लिए ये पार्टी भी, ये पार्टी भी, ये पार्टी भी सब मिलकर एक साथ हो जाएं, थोड़ा तुम लूटो, थोड़ा हम लूटें, तुम्हारा पेट भरे, हमारा पेट भरे। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट भारत में कोई नई चीज नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने का किस्सा है। स्वराज पार्टी भी ऐसा ही एक प्रयास था कि अंग्रेजों के साथ मिलकर कोलिशन में एक सरकार चलाई जाए। तो वो कोलिशन वाले लोग क्या कहते थे? भले आजादी मिले ना मिले, भले स्वतंत्रता आए या ना आए, भले अंग्रेज चाहे भारत में रहें, चाहे तो लंदन चले जाएं, हमको अंग्रेजों के साथ सत्ता में शामिल होकर वो सब मलाई चाटने को मिले जिसको अंग्रेज अकेले चाट रहे हैं। तो ये एक माहौल बनता था बीच बीच में। अंग्रेज इस तरह का पासा फेंकते थे, हिंदुस्तानी कुछ नेता उसमें फंसते थे। ऐसे समय पर भारत के क्रांतिवीर, जिनके संकल्प ऊंचे थे, जिनकी नींव बहुत मजबूत थी, जिनके मन में बुलंदी बहुत ज्यादा थी, वो कहा करते थे कि हमको ये कोलिशन की सत्ता नहीं चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, जिसमें हम हमारे देश के मालिक होंगे। अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार चलाना और सत्ता की बंदर बांट करना, इसके लिए तो ये संग्राम नहीं है। तो नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, रानी कित्तूर चन्नम्मा, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, ये सारे क्रांतिकारी 18वीं शताब्दी के ये कहा करते थे संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इसके बाद के जो क्रांतिवीर निकले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, वो भी इसी धारा के थे कि संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। एक बार लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये चारों मिलकर एक ही सभा में, एक ही मंच से भाषण दे रहे थे। सभा थी पुणे में, साल था सन 1905 और मामला था अंग्रेजों द्वारा बंगाल का बंटवारा। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का एक राज्य जिसका नाम था बंगाल, उसको दो हिस्सों में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुसलमानों के लिए, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं के लिए। हिंदू और मुसलमान के आधार पर भारत का बंटवारा हो, ये मोहम्मद अली जिन्ना का सपना नहीं था, ये अंग्रेज अधिकारी करजन का सपना था, जो 1905 में उसने क्रियान्वित कर दिया था। 47 में जाकर भारत का बंटवारा हुआ, वो तो औपचारिकता थी, बीज तो 1905 में अंग्रेजों ने डाल दिया था कि भारत का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर करना है। और अंग्रेजों ने ये क्यों किया था? क्योंकि 1905 के पहले हिंदू और मुसलमान पूरी ताकत से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मैंने आपको बताया, एक तरफ नाना साहब पेशवा थे तो दूसरी तरफ अजीमुल्ला थे, एक तरफ तात्या टोपे थे तो अमजद खान थे, एक तरफ हमारे देश की झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी। कोई कम मुसलमान इस देश की आजादी के लिए लड़े नहीं हैं, बहुत लड़े हैं और बहुत शहीद हुए। तो ये हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ रहे थे और अंग्रेजों को खतरा इसी बात से था कि अगर ये हिंदू मुसलमान इसी तरह से मिलकर लड़ते रहेंगे तो हमको तो आज नहीं कल भागना ही पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने एक सिद्धांत बनाया था जिसको वो कहते थे डॉक्ट्रिन फॉर डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो का सिद्धांत। उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करने का तय किया था। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ हो। तो अंग्रेजों ने पूरी एक टोली बनाई हुई थी जिसमें अंग्रेज सैनिक रहा करते थे। ये टोली का एक ही काम होता था, बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, बंबई है, अहमदाबाद है, मद्रास है, बेंगलोर है, इन बड़े बड़े शहरों में ये अंग्रेज अधिकारियों की टोली क्या किया करती थी, रात में चुपचाप किसी मस्जिद के सामने जाकर सूअर काट के फेंक दिया करती थी और रात में किसी मंदिर के सामने जाकर चुपचाप गाय काट के फेंक दिया करती थी। सवेरे सवेरे अंग्रेजों की तरफ से ऐलान किया जाता था, मुसलमानों के इलाकों में यह भड़काया जाता था कि देखो तुम्हारी मस्जिद के सामने सूअर काट के फेंक दिया इन काफिर हिंदुओं ने।
और हिंदुओं की बस्ती में आकर ऐलान किया जाता था कि देखो तुम्हारे मंदिर के सामने तुम्हारी पवित्र गाय को काटकर फेंक दिया इन म्लेच्छ मुसलमानों ने। तो हिंदुओं का खून गर्म होता था मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों का गर्म होता था हिंदुओं के खिलाफ। उसमें दोनों झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे से मरते थे और अंग्रेज खिलखिलाकर हंसा करते थे। अंग्रेजों ने इसी साजिश के तहत बंगाल का बंटवारा किया था, पूर्वी बंगाल मुसलमानों का, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का। तब हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हुए थे पूरे देश में और उन्होंने संकल्प लिया था, बंटवारा अंग्रेजों ने भौतिक रूप से तो कर दिया है लेकिन आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से हम होने नहीं देंगे और अब इन अंग्रेजों को भारत से उखाड़ कर ही दम लेंगे। तब भारत के दक्षिण और उत्तर के नेता, पूरब और पश्चिम के नेता एक साथ मिलकर आजादी के लिए लड़ रहे थे। उस समय की यह घटना है। लाला लाजपत राय उत्तर भारत के नेता, बाल गंगाधर तिलक पश्चिम भारत के नेता, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष पूर्वी भारत के नेता, ये मिलकर एक साथ सभाएं किया करते थे। तो ऐसी ही एक सभा पुणे में हो रही थी। उस सभा में कुछ अंग्रेजी पत्रकार भी आए हुए थे, विदेशी पत्रकार भी आए हुए थे। उस समय ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन चला करता था और अंग्रेजों का एक अखबार निकला करता था जिसको आजकल हम टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं। वो एक जमाने में टाइम्स ऑफ इंग्लैंड हुआ करता था, बाद में इसका हिंदुस्तानीकरण हुआ, स्वदेशीकरण हुआ। तो उस अखबार के कुछ रिपोर्टर, बीबीसी के कुछ रिपोर्टर बैठे हुए थे। लोकमान्य तिलक ने मंच से घोषणा की कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे और स्वराज्य को लाने के लिए स्वदेशी के रास्ते पर चलेंगे। भाषण खत्म होने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद अंग्रेज पत्रकारों ने पूछा था, आपको भरोसा है कि स्वराज्य आएगा? तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि आपको भरोसा है कि अंग्रेज यहां हमेशा रहेंगे? तो उन्होंने कहा हमको तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने तो भारत में 1000 साल रहने की योजना बनाई है। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि इस योजना को पलीता लगाने का काम हम करेंगे और 1000 साल तो क्या हो सकता है, 50 साल भी अंग्रेज हिंदुस्तान में न रह पाए, उसके पहले ही उनको ये देश छोड़कर भाग जाना पड़े। 1905 में उन्होंने कहा था कि 50 साल भी ज्यादा हैं और 1946 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की बात की थी। मतलब यह है कि जब क्रांतिवीरों का संकल्प बड़ा होता है, जमीन बहुत पक्की होती है और स्मृति उनकी बहुत गहरी होती है, तो उनके मुंह से निकले हुए वाक्य भविष्यवाणी बन जाया करते हैं। वैसा ही हुआ करता था। तो उनकी भविष्यवाणी तो हो गई सिद्ध। अंग्रेज तो भाग गए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम सबको अब गंभीरता से यह सोचना है कि अंग्रेजों के भाग जाने के बाद इस देश में क्या वो सब हो पाया जिसके लिए शहीदों ने कुर्बानी दी है? अंग्रेजों के भाग जाने के बाद क्या अंग्रेजियत इस देश से भाग गई है? अंग्रेजों के भाग जाने के बाद क्या अंग्रेजी इस देश से भाग गई है? अंग्रेजों के जाने के बाद क्या व्यवस्था बदल गई है जिस व्यवस्था के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है या आजादी की लड़ाई लड़ी है? जब इस प्रश्न को हम गहराई से सोचते हैं तो उत्तर मिलता है नहीं। अंग्रेज तो चले गए हैं, अंग्रेजी नहीं गई है। अंग्रेज तो चले गए हैं, अंग्रेजियत नहीं गई है। अंग्रेज तो चले गए हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं गई हैं। अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजों की छोड़ी हुई निशानियों को हमने आज तक सहेज और संभाल कर रखा है। जैसे कि गुलामी की निशानियों को कोई देश जिंदा नहीं रखता, लेकिन हमने रखा। अब जो गंभीर प्रश्न है हम सब भारतवासियों के सामने, मदनलाल धींगरा, अशफाक उल्लाह, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे ऐसे शहीदों की सारी कुर्बानी देने के बाद अब हमारे सामने गंभीर प्रश्न है वो ये कि इन सब कुर्बानी देने वाले के शहीदों का आजादी के बाद का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया है। तो उसके लिए हम क्या करें? मैं एक दो उदाहरण से बात कर थी कि जो भी कुछ करो कानून बनाकर करो। अत्याचार करना है तो कानून बना दो, जेब काटनी है तो कानून बना दो, लूटना है भारतवासियों को तो कानून बना दो, बर्बादी करनी है भारत की तो कानून बना दो, बेइज्जती करनी है भारत की तो कानून बना दो। वो सब काम कानून बनाकर किया करते थे और इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता था रूल ऑफ द लॉ, कानून का शासन। अंग्रेज सारी दुनिया के सामने ये प्रस्तुत किया करते थे कि हम तो भारत में कानून का शासन चला रहे हैं, अब उस शासन में अत्याचार होता है तो ये भारतवासियों का नसीब है, हम क्या करें। लेकिन दुनिया को ये बात समझ में बहुत देर में आई कि जब कानून आप गलत बनाएंगे, उल्टे बनाएंगे,
तो उन कानूनों से अत्याचार ही होगा और उन कानूनों के आधार पर बर्बादी ही होगी। कोई उसमें से सुखद और सुखी देश की निर्माण व्यवस्था संभव नहीं। एक उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने भारतवासियों पर अत्याचार करने का एक कानून बनाया जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। नाम था नहीं कह रहा हूं, नाम है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने तो बनाया था 1860 में, लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की आजादी के 62 साल के बाद भी ये चल रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट। ये कानून बनाया गया 1860 में। 1860 कब आया? 1857 के बाद। और 1857 में क्या हुआ? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत। इस देश में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला जैसे क्रांतिवीरों की मदद से सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी। और उस बगावत में एक बात जो हम जानते नहीं है वो ये कि इस बगावत में 3 महीने के अंदर अंग्रेज पूरी तरह से हार गए थे, परास्त हो गए थे। बगावत शुरू हुई थी 10 मई 1857 से और शुरुआत हुई थी मेरठ से। आप सभी जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है मेरठ। वहां के कुछ क्रांतिवीरों ने शाम को 5 बजे 10 मई 1857 को अंग्रेजों के बंगले जला दिए थे, घर जला दिए थे। और उन घरों में रहने वाले अंग्रेज जब घर से निकलकर भागे तो मेरठ शहर के नागरिकों ने उनके गर्दन काट दिए थे, सिर काट दिए थे, चाकू घोंप दिया था, हंसिए से गर्दन काट दिया था। और एक ही रात में मेरठ में 1285 अंग्रेजों का कत्लेआम हो गया था। एक भी अंग्रेज मेरठ में जिंदा नहीं बचा था। ऐसे शुरू हुई थी क्रांति। अगले दिन ये क्रांति दिल्ली पहुंच गई, फिर उसके अगले दिन बरेली पहुंच गई, फिर उसके अगले दिन शाहजहांपुर पहुंच गई और लगभग महीने भर के अंदर 350 भारत के स्थान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए थे। 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेजों को भारतवासियों ने गाजर मूली की तरह से काट दिया था। आपके मन में सवाल आएगा कि भारतवासी तो अहिंसक हैं, भारतवासी तो दया, प्रेम, करुणा की बात करने वाले हैं, उनके मन में इतनी क्रूरता और इतना पराक्रम कहां से पैदा हो गया कि अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह से काट दिया? हमारे यहां एक बात कही जाती है, वो ये कि पानी जब सिर से गुजर जाता है तो सारे लोक लाज छोड़ देने पड़ते। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ था। पानी हमारे सिर से गुजर गया था तो भारत के लोगों ने अपनी लोक लाज और परंपरा को ताक पर उठाकर रख दिया था। पानी सिर से कैसे गुजर गया था? 100 साल तक अंग्रेजों का अत्याचार सहन किया भारतवासियों ने, 1757 से 1857 तक। उस अत्याचार में सबसे बड़ा अत्याचार था इस देश की लूट। इतना लूटा था अंग्रेजों ने 100 साल में, दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक ही उदाहरण से बात कहता हूं। 1757 में एक अंग्रेज लुटेरा इस देश में आया। पंखा बंद कर दीजिए और आप शांति से बैठ जाइए, आना जाना मत करिए। 1757 में इस देश में एक अंग्रेज लुटेरा आया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर इन चीफ बन के आया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया और उसको कहा कि तुम भारत में जाओ और जिस जिस स्थान पर संभव है ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनाओ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा कि अगर भारत में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनानी है तो मुझे सैनिक चाहिए और मुझे लाखों की संख्या में सैनिक चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि लाखों की संख्या में तो सैनिक हम दे नहीं सकते क्योंकि इस समय हमारे पास ज्यादा सैनिक नहीं है। क्यों? उसी समय इंग्लैंड फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेजों की बहुत बड़ी फौज लगी हुई थी, तो ज्यादा सैनिक उनके पास थे नहीं। 350 सैनिकों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचा और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल में स्थापित करने का सपना देखा। अब आप सोचिए, बंगाल में जहां भारत का राजा था सिराजुद्दौला, जिसके पास सैनिकों की, पैदल सैनिकों की संख्या 18,000 थी, जिसके पास हाथी घोड़े जो सैनिक वाले होते हैं वो 7,500-8,000 से ज्यादा थे, और जिसके पास तीर, तलवार, भाले, बंदूक, तोप आदि अंग्रेजों से कई गुना ज्यादा थी, उस बंगाल के ऊपर 350 अंग्रेजों का सेनापति सपना देख रहा है कब्जा करने का, तो वो तो संभव नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था कि यहां तो मैं सफल हो नहीं पाऊंगा, तो क्या करना चाहिए? उसने एक युक्ति निकाली, एक चालाकी खेली। बस उसी चालाकी में हम पिट गए और अंग्रेजों के गुलाम हो गए। वो चालाकी क्या थी?
रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था आमने सामने लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, 20 मिनट में युद्ध खत्म हो जाएगा, 18,000 की सेना 350 सैनिकों को खत्म कर देगी। तो उसने युद्ध ना लड़के एक दूसरा काम किया। उसने अपना एक दूत सिराजुद्दौला की सेना में भेजा ये पता लगाने के लिए कि जानकारी करो कि कौन भारत से गद्दारी कर सकता है, कौन भारत को धोखा दे सकता है, किसके दिल में भारत से धोखा देने की, गद्दारी करने की तीव्र भावना है, ये पता लगाओ। और उसके दूत पहुंच गए। सिराजुद्दौला की सेना में एक आदमी मिल गया जिसका नाम था मीर जाफर। और मीर जाफर ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसके मन में पैसे को लेकर, कुर्सी को लेकर तीव्र लालसा थी, जैसी आजकल हमारे नेताओं में है वैसी ही थी। मीर जाफर जो था बंगाल का रक्षा मंत्री था, डिफेंस मिनिस्टर था, लेकिन सपना देखता था प्रधानमंत्री बनने का। अंग्रेजों ने उसको ऑफर कर दिया कि तुमको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, तुम हमारी मदद करो। मीर जाफर ने पूछा क्या मदद करें? तो मीर जाफर को कहा गया बस इतनी मदद करो कि अपनी सेना के सारे सैनिकों को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करो, युद्ध मत लड़ो, आत्मसमर्पण करो। और तुमने अगर आत्मसमर्पण करा दिया तो तुमको बंगाल का राजा बना देंगे, प्रधानमंत्री पद मिल जाएगा, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। तो करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के लालच में, प्रधानमंत्री पद के लालच में मीर जाफर बिक गया। उसने रॉबर्ट क्लाइव से समझौता कर लिया। समझौते में यह लिख दिया गया कि युद्ध नहीं होगा, आत्मसमर्पण होगा। और 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में मीर जाफर की गद्दारी के चलते भारत के 18,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने बिना लड़े भारत के 18,000 सैनिकों को बंदी बना लिया और उन बंदी बनाए सैनिकों की बाद में एक एक करके हत्या कर दी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का युद्ध तथाकथित रूप से जीत लिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने विजय जुलूस निकाला। कलकत्ता में प्लासी है, कलकत्ता के नजदीक, वहां से लेकर मुर्शिदाबाद तक वो घोड़े पर चढ़कर आगे बैठता था और पीछे पीछे उसके 350 सैनिक चलते थे। उसके पीछे मीर जाफर होता था और उसके पीछे मीर जाफर के सैनिक चलते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब मैं कलकत्ता से मुर्शिदाबाद गया, 14 दिन और 14 रात में घोड़े पर चला। सड़क के दोनों तरफ हिंदुस्तानियों ने लाखों की संख्या में मेरा जुलूस देखा और उन हिंदुस्तानियों ने तालियां बजाई। अगर उन एक एक हिंदुस्तानी ने मुझे पत्थर उठाकर मार दिया होता तो भारत का इतिहास 1757 में ही बदल गया होता। हमारे लिए अफसोस इसी बात का है कि हम अंग्रेजों के विजय जुलूस पर तालियां बजाते रहे, उनके लिए जय जयकार करते रहे। एक एक अंग्रेज को उठाकर एक एक पत्थर मारा होता तो 350 अंग्रेज तो 1757 में ही मर गए होते। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कभी स्थापित नहीं हुआ होता। 7,32,781 शहीदों को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। 4.5 करोड़ हिंदुस्तानियों का परोक्ष बलिदान नहीं होता अगर एक मीर जाफर नहीं होता। और दुख और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि 1757 में एक मीर जाफर था, अब 2009 में तो मीर जाफर ही मीर जाफर हैं जो कुर्सी और पैसे के लिए इस देश के किसी भी स्तर का समझौता कर रहे हैं। देश की आत्मा को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, फिर से इस देश को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इतिहास एक बात कहता है, वर्तमान हमारा उसका दूसरा चित्र हमें दिखाता है। हमको हमारे वर्तमान में चिंता यही करने की जरूरत है, क्या वही गलती जो मीर जाफर ने की 1757 में हम दोहराएंगे? क्या वही गलती जो हमारे हजारों हिंदुस्तानियों ने की कि रॉबर्ट क्लाइव का जुलूस तो देखते रहे, उस पर पत्थर उठाकर हमने नहीं मारा, वही गलती हम फिर दोहराएंगे अब आजादी के 62 साल के बाद? और इसी पर भारत का भविष्य तय होगा। अगर हम वही गलती करेंगे जो मीर जाफर से हो गई, जो उन हजारों भारतवासियों से हो गई जिन्होंने अंग्रेजों के जुलूस पर तालियां तो बजाई, पत्थर नहीं फेंका, वही गलती अगर हम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी और हमारा नाम भी मीर जाफरों की श्रेणी में लिया जाएगा। हमारा नाम भी इस देश के उन गद्दारों की श्रेणी में लिया जाएगा जिन्होंने गुलाम बनाया। और अगर ये गलती करने से हम बच गए और हमने वही सत्कर्म किया
जो स्वर्गीय मदनलाल धींगरा ने किया, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने किया, अशफाकुल्ला, अजीमुल्लाह ने किया, अगर वही सत्कर्म हम कर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमको भी वैसे ही याद करेंगी जैसे आज हम मदनलाल धींगरा को याद कर रहे हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर को याद कर रहे हैं। हमारे सामने रास्ता खुला है, हम चाहें उस रास्ते पर चल पड़े। अगर चल पड़े देश की आजादी को बचाने के रास्ते पर, स्वराज्य लाने के रास्ते पर, स्वतंत्रता लाने के रास्ते पर, तो शायद ईश्वर भी सहयोग करेगा, वो भी हमारे लिए सद्भाव अपने मन में रखेगा। और नहीं चल पड़े तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इतिहास बहुत क्रूर होता है, बहुत निर्मम होता है। वो विश्लेषण बिल्कुल पाक साफ करता है। इतिहास में भावना नहीं होती है, तथ्य होते हैं। इतिहास भावना से नहीं चलता, सत्य से चलता है। तो ये तथ्य और सत्य भी दर्ज किया जाएगा आने वाले समय में। तो मैं तो आप सबको ये दावत देने आया हूं, निमंत्रण देने आया हूं। दो रास्ते हमारे सामने खुले हुए हैं, एक शहीदों का बताया हुआ, महापुरुषों का बताया हुआ, और दूसरा हमारे गद्दारों का दिखाया हुआ। गद्दारों वाले रास्ते पे चलें, आपकी मर्जी है, शहीदों वाले रास्ते पर चलें, आपकी मर्जी है। भगवान आपको दोनों ही तरह के काम करने के लिए आपको इस देश में भेज दिया है, समाज में भेज दिया है, निमित्त आपको बना दिया। मैं कम से कम मानता हूं कि आप सब लोग शहीदों के, महापुरुषों वाले रास्ते पे ही चलने वाले हैं, वरना इस कार्यक्रम में आप क्यों आते, ये तो स्पष्ट है। विवेक भाई ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, उनके सहयोगियों ने किया, और ये सर्व हितकारी मंच की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ, और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, तो ये तो पक्का है कि आपके दिल में शहीदों के प्रति सम्मान है, सद्भावना है, और कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में सुप्त ही सही एक इच्छा है कि हम भी कुछ ऐसा कर गुजरें जो हमारे शहीदों ने कभी कर दिया। ये है, इसलिए आप आए हैं। तो इसलिए यही बात अभी कहूंगा मैं आपसे। अब करना क्या है, शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, मोटी सी सीधी सी बात है। अंग्रेजों ने भारत को लूट मार करने के लिए, बर्बाद करने के लिए जो कुछ किया है वो सब हटाना है, हमें खत्म कर देना है, जलाकर फेंक देना। जैसे मैं पहले कह रहा था ना, अंग्रेजों ने कुछ कानून बनाए आपको बर्बाद करने के लिए। एक कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट। उस कानून में व्यवस्था क्या की कि भारत में कोई भी क्रांतिकारी अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ कुछ भी करे, उसको मारो, उसको पीटो, डंडों से मारो, डंडे से पीटो, गोली से मारो, खत्म कर दो, उसके घर वालों के ऊपर विपत्तियां डालो, उसकी संपत्ति लूट लो। पुलिस को सारे अधिकार हैं बेरोक टोक, और भारतवासी को कोई अधिकार नहीं अपनी रक्षा का, अपनी सुरक्षा का। यह कानून था इंडियन पुलिस एक्ट। इसको अगर एक वाक्य में मैं कहूं अंग्रेजों की भाषा में, तो इंडियन पुलिस एक्ट में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, लेकिन किसी भी भारतवासी को राइट टू डिफेंस नहीं है। पुलिस वाला चाहे उतने अत्याचार आपके ऊपर कर सकता है, आप उस अत्याचार को रोकने के लिए पुलिस वाले का डंडा भी नहीं पकड़ सकते। अगर कोई पुलिस वाला आपको डंडे से मार रहा है और आपने डंडा उसका पकड़ लिया, तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा, एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज होगा कि उस पुलिस वाले को आपने ड्यूटी करने से रोका। पुलिस वाले की ड्यूटी है आपको डंडे से मारे, मार मार कर आपकी हड्डियां तोड़ दे, लहूलुहान कर दे। और ये पुलिस वाले को ड्यूटी किसने दी? इंडियन पुलिस एक्ट ने। और ये कानून किसने बनाया? अंग्रेजों की संसद ने। कब? 1860 में। क्यों? क्योंकि 1857 में बगावत हो गई थी और अंग्रेज पुलिस वालों का भारतवासियों ने कत्लेआम कर दिया था। तो कोई भारतवासी अंग्रेज पुलिस वाले को कुछ ना कर सके, इसके लिए ये कानून बना था। अब 1860 में ये कानून बना, इसके दुष्परिणाम भयंकर हुए। अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियां जो चलाना शुरू किया इस कानून बनने के बाद, उसमें सैकड़ों हजारों क्रांतिवीरों की इस देश में शहादत हुई। एक का नाम बताना चाहूंगा, लाला लाजपत राय। आप जानते हैं इसी पुलिस कानून के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों ने अंग्रेजी कानून का विरोध करने के लिए एक जुलूस निकाला था लाहौर में। कानून था रॉलेट एक्ट, और उस कानून में भारत के सभी नागरिकों के प्राथमिक अधिकार, वैयक्तिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए थे। तो उसका विरोध करने के लिए जुलूस निकाला। उस जुलूस पर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाठियां बरसाई थी, और सैंडर्स की लाठियां लाला लाजपत राय के सिर में इतनी गहरी लगी थी कि लाला जी को ब्रेन हेमरेज हुआ था और अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई थी। तब शहीद आजम भगत सिंह ने कसम खाई थी
कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, माने लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को कड़ा दंड नहीं दिया गया, तो हम मानेंगे हमें न्याय नहीं मिला, और वो न्याय फिर हम अपने हाथ में लेंगे और सैंडर्स को उसकी गति तक पहुंचाएंगे। अंग्रेज सरकार ने सैंडर्स का कुछ नहीं किया। तब भगत सिंह को और उनके सहयोगियों को योजना बनाकर सैंडर्स का वध करना पड़ा, गोली मारनी पड़ी, और उस गोली मारने के जुर्म में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। तो भगत सिंह ने कहा था कि ये सजा मुझे मंजूर है, क्योंकि लाला जी पर पड़ी एक एक लाठी का बदला लेने के लिए मैंने ये काम किया था, मेरे व्यक्तिगत किसी सुख सुविधा के लिए ये काम मैंने नहीं किया था। मुझे दुख और अफसोस है कि जिस अंग्रेजी पुलिस कानून के चलते लाला लाजपत राय पर लाठियां पड़ी और उनकी मृत्यु हुई, वही अंग्रेजी पुलिस कानून इस देश में आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है। वही इंडियन पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। अंतर इतना ही है कि पहले गोरे अंग्रेज लाठियां बरसाते थे, अब काले अंग्रेज लाठियां बरसा रहे हैं। लाठियां तो अभी भी इस देश के नागरिकों पे बरस रही हैं, कानून तो अभी भी वही चल रहा है। कभी कभी बहुत दुख होता है मन में कि अंग्रेजों की पुलिस और काले अंग्रेजों की पुलिस, आजादी के बाद की पुलिस को मैं काले अंग्रेजों की पुलिस कहता हूं, काले अंग्रेजों की पुलिस कई बार गोरे अंग्रेजों से भी 10 कदम आगे निकल के लाठी चार्ज करती है। एक दिन अचानक से अखबार में पढ़ना पड़ता है कि दिल्ली में अंधे लोगों ने अपनी कुछ मांगों के लिए सरकार के सामने कोई प्रदर्शन किया, तो काले अंग्रेजों की पुलिस ने अंधों के ऊपर लाठी चार्ज किया। जो लाठी की मार से बचकर भाग भी नहीं सकते, उनके ऊपर काले अंग्रेजों की पुलिस लाठी चार्ज करती। एक दिन अखबार में खबर पढ़नी पड़ती है और टीवी चैनलों पर देखना पड़ता है अपनी आंखों से कि हमारे देश के लूले लंगड़े विकलांग लोगों ने अपनी कुछ मांगों के लिए सरकार के सामने प्रदर्शन किया और काले अंग्रेजों की पुलिस ने उन विकलांगों पर लाठी चार्ज किया। एक दिन हमें खबर मिलती है और अखबार में हम पढ़ते हैं, टीवी चैनलों पर देखते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी के 62 साल के बाद हर किसान के खेत को हम पानी नहीं दे पाए। हिंदुस्तान की कुल खेती योग्य जमीन 14 करोड़ हेक्टेयर है, पानी सिर्फ 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपलब्ध है। 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती भगवान की कृपा से, बारिश की कृपा से होती है, और जब कभी बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तो 9 करोड़ हेक्टेयर की खेती करने वाले किसान भूखमरी की हालत में पहुंच जाते हैं। वो भूखमरी की हालत में पहुंचे हुए किसान जब अपने खेत के लिए पानी मांगने का कोई आंदोलन करते हैं, तो काले अंग्रेजों की पुलिस उन पर गोलियां चलाती है और किसानों को वैसे ही मर जाना पड़ता है जैसे शहीदों को अंग्रेजों की पुलिस के सामने मर जाना पड़ता था। आप सब अगर नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे, समाचार पढ़ते होंगे, तो आपको थोड़े दिन पहले याद होगा, राजस्थान में किसानों ने अपने खेत में पानी की मांग के लिए एक काली अंग्रेज सरकार के सामने प्रदर्शन किया। दुख और दुर्भाग्य है कि वो काली अंग्रेजों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसने किसानों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया। 17 किसानों की तुरंत मौत हुई और उस गोली चलाने का आदेश देने वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को अब राजस्थान के किसानों ने ऐसा सबक सिखाया कि राजस्थान से बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। लेकिन मुझे जो कहना है वो ये कि सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, जनता दल की हो या सीपीएम की, सीपीआई की हो या मार्क्सवादी सीपीआई की, सिंगूर में आप जानते हैं सीपीआई और सीपीएम की सरकार ने किसानों के ऊपर जो गोलीबार किया, 21 किसान उसमें मर गए। क्या अपराध था उन किसानों का? अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आजादी के 62 साल में अपनी जमीन बचाना, अपना खेत बचाना अगर हमारा अधिकार नहीं बनता, तो 62 साल की इस आजादी का क्या करें? आजादी सिर्फ तिरंगा झंडा फहराने का नाम नहीं होती है, और आजादी सिर्फ जनगणमन गाने का नाम नहीं होती है। आजादी सिर्फ 15 अगस्त मनाने का नाम नहीं होती है। आजादी उससे ज्यादा बड़ी और गहरी कोई चीज होती है। मुझे अपने आप से ये सवाल पूछने के लिए तकलीफ होती है कि अगर अंग्रेजों के जमाने में हमारे किसान अपने खेत बचाने की लड़ाई लड़ते थे और एक अंग्रेज सरकार जिसका नाम था डलहौजी, जिसने एक कानून बनाया था लैंड एक्विजिशन एक्ट, जमीन को अधिग्रहण करने का कानून, उस कानून की ताकत पर अगर डलहौजी लाखों किसानों की जमीनें छीनता था और वो किसान संघर्ष करते थे
और उस समय हमारे शहीदों का सपना यह था कि कल को ये डलहौजी चला जाएगा, आजादी आ जाएगी, फिर नई सरकार बनेगी, भारतवासियों की सरकार बनेगी और डलहौजी का बनाया काला कानून इस देश से खत्म हो जाएगा। अब उन क्रांतिकारियों की आत्मा को हम क्या जवाब दें कि डलहौजी तो मर गया, अंग्रेज भी चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट इस देश में आज भी चल रहा है और हजारों किसानों की लाखों एकड़ जमीन को निगल रहा है। और वो किसान अपनी जमीन बचाने के लिए अगर संघर्ष पर उतरते हैं तो काले अंग्रेजों की पुलिस गोलियां चलाकर उनको मार डालती है। आजादी में और गुलामी में अंतर क्या रह गया? मुझे तो यही दिखाई देता है कि ये बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सीपीएम, सीपीआई, मार्क्सवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब सत्ता व्यवस्था के खेल में लड़ने वाली पार्टियों के चेहरे सब एक ही हैं, चरित्र भी सब एक ही हैं, नाम बस अलग अलग है। और आपको और मुझको मूर्ख बनाने के लिए घोषणा पत्र का कवर का रंग अलग अलग है, अंदर सब कुछ एक ही लिखा हुआ है और अंदर सब एक ही तरीके से काम करते। इसलिए दिल में दर्द होता है। ये कहते हुए मुझे खुशी नहीं होती कि ये काले अंग्रेजों की सरकारें हैं। ये दर्द का भाव है जो आजादी के 62 साल के बाद कहना पड़ता है कि गोरे अंग्रेजों की सरकारें, काले अंग्रेजों की सरकारें लगभग एक ही जैसी हैं। पुलिस का कानून वही है, जमीन छीनने का कानून वही है, कलेक्टर होने का कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था। एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, उसमें कलेक्टर नाम का एक अधिकारी तय कर दिया। वो अधिकारी का काम था कि किसानों से लगान वसूल करना, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से टैक्स इकट्ठा करना, अंग्रेजों की सरकार को जमा करना। कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर होता था, टैक्स कलेक्शन के लिए कलेक्टर होता था। तो जिस आधार पर कलेक्टर नियुक्त किया जाता था, जो कानून उसके लिए बनाया जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो कानून तो आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है। बस अंतर इतना ही है कि पहले उसमें इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट होता था, अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है। कलेक्टर नाम की पोस्ट जो अंग्रेजों के जमाने में थी वो आजादी के 62 साल के बाद भी है। कहीं कहीं उसका नाम बदल गया है, कहीं उसे डिप्टी कमिश्नर कह देते हैं, कहीं उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते हैं, लेकिन अधिकार उसके सब वही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर के हुआ करते थे। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया हिंदुस्तान में न्याय देने के लिए। दुर्भाग्य से वो कानून सिद्ध हुआ अन्याय करने वाला। उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। एक बना दिया, उसका नाम है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक बना दिया, उसका नाम है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये तीनों कानून की ड्राफ्टिंग करने वाला एक अंग्रेज था जिसका नाम था टीवी मैकॉले, जिसने भारतीय शिक्षण पद्धति का नाश करके अंग्रेजी शिक्षा इस देश में लागू कराई। मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर एक दिन भाषण दिया था। 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहा है और क्या कह रहा है? वो कह रहा है, आई हैव सीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया। मैंने भारत का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सारा कुछ देखा है। एंड आई हैव नेवर सीन ए बैगर इन दिस कंट्री इंडिया। मैंने आज तक अपने जीवन में एक भी भिखारी नहीं देखा है जो भारत की सड़क पर भीख मांगता हो। फिर आगे कहता है, आई हैव नेवर सीन ए अनएम्प्लॉयड यूथ इन दिस कंट्री इंडिया। मैंने एक भी बेरोजगार नौजवान इस भारत में नहीं देखा है। फिर आगे कहता है, सच वेल्थ एंड हाई मॉरल वैल्यूज आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट वी कैन नॉट कॉन्क्वर दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि इस भारत में इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतना पैसा है और लोगों की मॉरल वैल्यू माने नैतिक शक्ति इतनी ऊंची है कि इस भारत को हम कभी भी जिंदगी में गुलाम नहीं बना सकते। फिर अंत में कहता है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक माने तब तक, जब तक कि हम भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दें। जब उसने ये शब्द इस्तेमाल किया, रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दें, तो कुछ एमपीज खड़े हो गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में और उसको पूछने लगे, क्या मतलब है रीढ़ की हड्डी तोड़ने से? तो वो कहता है, भारत के रीढ़ की हड्डी है कुछ चीजें, जब तक हम इनको नहीं तोड़ेंगे भारतवासी गुलाम नहीं होंगे। तो पहली रीढ़ की हड्डी क्या है? वो कहता है भारत की शिक्षा व्यवस्था।
ये शिक्षा व्यवस्था भारत में इतनी मजबूत है कि भारतवासी गुलाम ही नहीं हो सकते किसी के, तो भारतीय शिक्षा को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी रीढ़ की हड्डी है भारत की अर्थव्यवस्था, फिर तीसरी रीढ़ की हड्डी है भारत की न्याय व्यवस्था, चौथी रीढ़ की हड्डी है भारत की चिकित्सा व्यवस्था, पांचवी रीढ़ की हड्डी है भारत की सामाजिक परंपराएं और मान्यताएं, छठवीं रीढ़ की हड्डी है भारत की संस्कृति और सभ्यता, और वो 6 रीढ़ की हड्डी गिनाता है और कहता है इनको एक एक करके हम जब तोड़ेंगे तभी भारत गुलाम बनेगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकॉले को पूछता है कैसे तोड़ोगे, तो उसने कहा बहुत आसान है, भारत की ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये कुछ आधार पर चल रही हैं, इन आधार को खत्म कर दो, भारत की रीढ़ की हड्डियां टूट जाएंगी। तो उसको पूछा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि आखिर आधार क्या है, तो वो कहता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जो कृषि व्यवस्था है उसका आधार गाय है। तो अंग्रेजों की समझ में नहीं आई ये बात। फिर पूछा उसको ये गाय क्या होता है, तो मैकॉले डिस्क्राइब कर रहा है कि गाय क्या होता है, गाय क्या होती है, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन करता है, 3.5 घंटे बताता है गाय क्या होती है, गाय क्या देती है, उससे भारत में क्या होता है, उसका गोबर है, उसका मूत्र है, उसका दूध है, वगैरह वगैरह, और इससे भारत की सारे सिस्टम की व्यवस्थाओं को चलाने में मदद मिलती है। जब वो डिटेल डिस्क्राइब करता तब अंग्रेजों के समझ में आता अच्छा गाय इतनी महत्वपूर्ण है तो गाय को ही कटवाना शुरू करो भारत में। तो वो कहता है इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, तो अंग्रेज सरकार कहती है कानून बनाओ और लागू करो और भारत की गाय काटना शुरू करो। तो अंग्रेजों ने कानून बना दिया इस देश में, और मैकॉले के कहने पर इस देश में गाय के कत्ल का जो कानून बना वो आजादी के 62 साल के बाद भी चल रहा है। बस अंतर इतना था कि अंग्रेजों के जमाने में जब गाय कटती थी, जब अंग्रेजों का पूरा शासन इस देश में स्थापित हो गया था, तब वो एक दिन में 30,000 गाय काटते थे और उनके 350 कत्ल खाने चलते थे। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने चलते हैं और साल की 4.5 करोड़ गाय कट जाती है। हम आजादी मनाते हैं, 15 अगस्त गाते हैं, स्वतंत्रता का जयकारा लगाते हैं, भारत माता का भी जयकारा लगाते हैं, लेकिन भारत माता का प्राण गाय हर दिन कटती है, सिसकती है अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की भीख के लिए। 4.5 करोड़ गाय जिस देश में हर साल कटती हो, हजारों लाखों गाय के बछड़े इस देश में कटते हो, नंदी कटते हो, बैल कटते हो, उनका मांस बाजार में बिकता हो, उसका एक्सपोर्ट किया जाता हो, उससे विदेशी मुद्रा कमाई जाती हो, और हम ये गाना गाएं कि भारत में आजादी मनाओ, स्वतंत्रता मनाओ, 15 अगस्त मनाओ, ये तो झूठ है, पाखंड है। क्योंकि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इस देश की आजादी की कहानी जिन्होंने अपने खून से लिखी है, उनमें से आदि क्रांतिवीर मंगल पांडे ने गाय को बचाने के लिए अपना बलिदान किया था। आजादी तो उसमें जुड़ गई थी। आपको मालूम है 1857 की आजादी की क्रांति जो मेरठ में 10 मई से शुरू हुई थी, वो बैरकपुर बंगाल की छावनी में तो 28 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, जब मंगल पांडे ने गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था और एक अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया था, तो मंगल पांडे ने उस अंग्रेज अधिकारी को गोली से मार दिया था, मेजर ह्यूसन को, और उसके बाद दूसरे अधिकारी को मार दिया था। फिर मंगल पांडे को फांसी हुई थी। तो फांसी पर लटकाए जाने के वक्त मंगल पांडे के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले थे वो यही थे, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, अंग्रेजों का नाश हो, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था का खात्मा हो, क्योंकि गाय काटते हैं अंग्रेज। तो गाय काटने के सवाल से शुरू हुआ था इस देश की आजादी का संघर्ष। अब आजादी के 62 साल कितने दिन ढोएंगे? अपने ही अंदर किसी मंगल पांडे को क्यों नहीं खोजते? अपने ही अंदर श्री कृष्ण को क्यों नहीं खोजते? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको, आजादी आई है टूटी फूटी, आधी अधूरी, लूली लंगड़ी, ये पूरी नहीं है। ये पूरी तब होगी जब शहीदों का एक एक सपना पूरा होगा। अगर मंगल पांडे का सपना था कि गाय की रक्षा हो, तो आजादी के 62 साल बाद होनी ही चाहिए, नहीं तो मंगल पांडे की फांसी अधूरी है, शहादत अधूरी है। अगर लाला लाजपत राय और अमर शहीद भगत सिंह का सपना था कि अंग्रेजी पुलिस के बर्बरता का कानून खत्म होना ही चाहिए,
तो आज़ादी के 62 साल बाद वो कानून खत्म हो ही जाना चाहिए, भले ही उसके स्थान पर हमें कोई नया कानून बनाना पड़े। नहीं तो भगत सिंह की शहादत अधूरी है, लाला लाजपत राय की शहादत अधूरी। अगर भारत के लाखों करोड़ों किसानों का सपना था कि अंग्रेजों के बर्बरता का कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण का कानून खत्म होना ही चाहिए, तो आज़ादी के 62 साल के बाद ये कानून खत्म होना ही चाहिए। क्यों चलना चाहिए? इसलिए पहला बिंदु जो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं वो ये कि आज़ादी पूरी तब होगी, स्वतंत्रता पूरी तब होगी, स्वराज्य पूरा तब होगा जब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हम इस देश से खत्म करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन कानून की किताबों को आग लगाएंगे, चौराहे चौराहे पर जलाएंगे, तब जाकर हम मानेंगे कि हमारे शहीदों का एक सपना पूरा हो। आप बोलेंगे ऐसे कितने कानून हैं अंग्रेजों के बनाए हुए? गाय को काटने का कानून, पुलिस के अत्याचार का कानून, कलेक्टर का कानून, जमीन छीनने का कानून, ऐसे 34,735 कानून अंग्रेजों के बनाए। इन सब कानूनों को खत्म करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि गुलामी के समय के कानून आजादी में नहीं चलाए जाते, और गुलामी के कानून अगर आजादी में चलें तो फिर आजादी की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती, वो फिर पाखंड हो जाती। तो या तो हम 15 अगस्त मनाना छोड़ें, 26 जनवरी मनाना छोड़ें, या अंग्रेजों की गुलामी के कानूनों को रद्द करें, इस देश की संसद करे, बहुत अच्छा है। नहीं तो समाज के लोग खड़े होकर रद्द कर दें। संसद होती क्या है? समाज का प्रतिनिधि। हम समाज के लोग एक दिन तय कर लें और मान लें और तय कर लें कि ये अंग्रेजी कानून को हम नहीं मानेंगे, एक दिन में ये कानून बदल जाएंगे। काले अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आपको जेल में डालेंगे। जेल में इतनी जगह तो हो कि आपको वो डाल सकें, इसलिए जेल जाने से मत घबराइए, उससे मत डरिए। तो पहला महत्वपूर्ण काम हमें कराना है वो अंग्रेजी कानून को खत्म कराना है। दूसरा इसी तरह का महत्वपूर्ण काम हमें कराना है वो ये कि अंग्रेज चले गए तो उनकी भाषा क्यों रखें हम? अंग्रेजी को क्यों रखें? क्या जरूरत है उसकी? हमारे पास अपनी भाषा है हिंदी, हमारे पास अपनी भाषा है गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उड़िया, बांग्ला, आसामी। 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान ने स्वीकृत किया है, और सारी भाषाएं अंग्रेजी से बड़ी हैं और अच्छी। मैंने हिंदुस्तान की स्थानीय भाषाओं के शब्दों के शब्दकोश निकालकर अंग्रेजी के शब्दकोश से जब उनका तुलना कराया, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी, सुख मिलेगा कि भारत की सबसे छोटी भाषा जो सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है, उसमें अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है। अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में जितने शब्द नहीं है, उससे ज्यादा भारत की भाषाओं में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है। हमारी असमिया, हमारी बांग्ला, हमारी उड़िया, हमारी ये काश्मीरी भाषा, डोगरी जिसको आप कहते हैं, पंजाबी, हिंदी, सभी भाषाओं में अंग्रेजों की भाषा से ज्यादा शब्द हैं। और अंग्रेजों की भाषा से हमारी भाषाएं बहुत पुरानी है। अंग्रेजों की भाषा, ये अंग्रेजी शुरू हुई है 5वीं शताब्दी से। 5वीं शताब्दी के पहले तो अंग्रेजी का कोई इतिहास नहीं मिलता दुनिया में। 5वीं शताब्दी माने आज से 1500 साल पहले के एक भी ग्रंथ में, एक भी साहित्य में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। जर्मन है, फ्रेंच है, डच है, इटालियन है, रशियन है, जापानीज है, चाइनीज है, डेनिश है, सारी दुनिया की भाषाएं हैं। 5वीं शताब्दी के पहले अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ, और वो भी कैसे हुआ? किसी एक भाषा से थोड़े शब्द ले लिए, किसी दूसरी से ले लिए, किसी तीसरी से ले लिए, और खिचड़ी बना के प्रस्तुत कर दी। उनके मूल अंग्रेजी शब्द तो सबसे कम है दुनिया में, और चूंकि सबसे नई भाषा है अंग्रेजी, इसलिए सबसे ज्यादा गलतियां भी इसी में। जिस भाषा में सबसे ज्यादा गलतियां होती हों, जिसका व्याकरण का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, और जिस भाषा की मूल गलतियों को ठीक करने की ताकत किसी में नहीं, उस भाषा को हमने ओढ़ के रखा है, बिछा के रखा है, पहन के रखा है। हमारी मूर्खता की भी हद है। कुछ भारतवासी कुतर्क देते हैं कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कहां है बताइए ना? दुनिया में 200 देश हैं, कौन से ऐसे देश में अंग्रेजी चलती है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? अंग्रेजी चलती है भारत में, अंग्रेजों का गुलाम हुआ। अंग्रेजी चलती है पाकिस्तान में, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी चलती है बांग्लादेश में, अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी चलती है अफ्रीका में, अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजी चलती है कनाडा में, अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजी चलती है वेस्ट इंडीज में, अंग्रेजों का गुलाम देश। अंग्रेजी जहां जहां चलती है वो सब वही देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हुए। और जो देश कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए, उनमें से किसी एक देश का नाम बताइए जहां अंग्रेजी चलती हो।
फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, डेन इतना छोटा सा देश है, ग्रीनलैंड इतना छोटा सा देश है, डेनमार्क इतना छोटा सा देश है। आपको हैरानी होगी, हमारे एक जिले से छोटा देश है डेनमार्क, उनकी अपनी भाषा है डेनिश, उसी में पढ़ाते हैं, उसी में लिखाते हैं, उसी में न्याय करते हैं, उसी में प्रशासन चलाते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब बात करते हैं डेनमार्क में डेनिश में, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। पूरे डेनमार्क की आबादी अभी 20 लाख 22 लाख के आसपास, और इतना छोटा सा देश अगर अपनी भाषा में सब कुछ कर सकता है, न्याय व्यवस्था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, ये MBA की पढ़ाई, सारी पढ़ाइयां वो अगर डेनिश में करा सकता है, तो हम हिंदुस्तानियों को क्या तकलीफ है अपनी भाषा में अपनी पढ़ाई करना, मातृभाषा में अपनी पढ़ाई करना। तो हमको दूसरा बड़ा काम जो करना है अभी इस देश में वो ये कि जैसे अंग्रेजों को भगाया वैसे अंग्रेजी को भगाना, जैसे अंग्रेजों को हटाया वैसे अंग्रेजी को हटाना। आप बोलेंगे ये शुरू कहां से होगा? ये शुरू आपके जीवन से होगा, आपके व्यक्तिगत जीवन से होगा। पहले चीजें व्यक्तिगत जीवन में शुरू होती हैं, फिर सार्वजनिक जीवन में अपने आप आ जाती हैं। तो आप अपनी जिंदगी से पहले अंग्रेजी को हटाइए, धीरे धीरे देश और समाज से भी हटना शुरू हो जाएगी। कहां से हटाएं? अपने घर में देखिए कहां कहां क्या क्या अंग्रेजियत का इस्तेमाल आप करते हैं। अपने बच्चों को बोलते हैं मम्मी बोल, डैडी बोल, क्यों? खराब शब्द है मम्मी, कोई अच्छा नहीं है। MUMMY मम्मी का अर्थ है मरा हुआ। जान निकल जाती है शरीर में से तो बचे हुए शरीर को मम्मी कहते हैं, जिसको हम शव कहते हैं उसको मम्मी कहा जाता है। और डैडी माने तो मरे हुए जैसा, DEAD डैड, और DEAD डैड से बना डैडी, मरे हुए जैसा। तो माता पिता को मार डालें, ऐसी भाषा इस्तेमाल करें मम्मी और डैडी, क्या रखा है इसमें? अब तो कुछ ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख हिंदुस्तानी है, मॉम, मम्मी से भी आगे मॉम, क्या अर्थ है पता नहीं, बस बोलते रहते। कितना सुंदर शब्द है मां, जो दुनिया की किसी दूसरी भाषा में नहीं मिलता। हम बोलते हैं, जानवर भी बोलते हैं। गाय का बछड़ा पैदा होते ही मां बोलता है, और हमने शायद मां बोलना उसी से सीखा है। गाय ने हमसे नहीं सीखा, हमने गाय से सीखा है। तो जिसको हमारे गाय के बछड़े और बछड़ी बोलते हैं और हम बोलने में शर्म महसूस करें, छोड़िए इस गुलामी को। मम्मी डैडी, आज से मां बोलना शुरू करिए, पिता बोलना शुरू करिए, भाई बहन बोलना शुरू करिए, ब्रदर सिस्टर बंद करिए। और कुछ कुछ तो विचित्र शब्द हैं अंग्रेजी के, अंकल, आंटी, क्या मतलब मालूम नहीं। हमारे यहाँ तो काका है, मामा है, मौसा है, फूफा है, मामा का मामा है, मौसा का मौसा है, फूफा का फूफा है, सभी के रिश्ते एकदम पक्के हैं। अंकल में तो कुछ भी पक्का नहीं, वो काका भी हो सकता है, मामा भी हो सकता है, मौसा भी हो सकता है, फूफा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आंटी तो और भी विचित्र है। अंग्रेजों के पास तो शब्द नहीं है अपने रिश्तों को बताने के लिए, इसलिए मजबूरी है अंकल और आंटी। शब्द क्यों नहीं है रिश्ते बताने के लिए? क्योंकि रिश्ते ही नहीं है समाज में निभाने के लिए। और रिश्ते क्यों नहीं है समाज में? क्योंकि परिवार नहीं है समाज में। रिश्ते परिवार से बनते हैं, परिवार पति पत्नी से बनता है। इंग्लैंड में पति पत्नी बन के तो कोई नहीं रहता, क्योंकि वो तो लिव इन रिलेशनशिप वाले लोग हैं। 60 से 70% अंग्रेज तो बिना शादी किए रहते। अब बिना शादी किए रहेंगे तो पति पत्नी तो हो नहीं सकते, फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो लावारिस ही होंगे। तो लावारिसों के देश में जहां रिश्ते नहीं है, नाते नहीं है, वो अंकल और आंटी बोलें और एक दूसरे को संबोधित करें तो उनकी मजबूरी है। हमारे देश में क्या मजबूरी है अंकल और आंटी बोलने की? हमारे पास तो काका है, हमारे पास तो काकी है, नानी है, मामा है, मामी है, सब कुछ है, स्पष्ट है। बड़ा विचित्र देश है अंग्रेजों का, और भाषा भी विचित्र है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फादर इन लॉ कानून के पिता, ब्रदर इन लॉ कानून का भाई, सिस्टर इन लॉ कानून की बहन। माने सब कुछ कानून से है, भावना से कुछ नहीं, रिश्तों से कुछ नहीं। फिर वो मूर्ख लोग हिंदुस्तानी उसका अनुवाद कर देते हैं। फादर इन लॉ माने ससुर, ससुर अलग होता है, फादर इन लॉ बिल्कुल अलग है। ससुर फादर इन लॉ नहीं हो सकता। लेकिन हम भी मूर्ख लोग हैं, फादर इन लॉ को ससुर बनाते हैं। फिर मैं पूछता हूं अच्छा कौन से, इधर वाले के इधर वाले? बता ही नहीं सकते आप फादर इन लॉ से कौन से। मदर इन लॉ कौन सी, इधर वाली की इधर वाली? बता ही नहीं सकते आप।
विचित्र भाषा, मूर्खों की भाषा अंग्रेजी। पीयूटी पुट, बीयूटी बुट होना चाहिए ना, और अगर बीयूटी बट तो पीयूटी पट होना चाहिए। पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट हो जाए, बीयूटी बट है तो पीयूटी पट हो जाए। अगर सीयूटी कट होता है तो पीयूटी पट क्यों नहीं हो सकता? कुछ पता ही नहीं। एक जगह सी जो है ना का होता है, दूसरे की जगह सी चा हो सकता है, तीसरी जगह कुछ और हो सकता है। अंग्रेजी में एक शब्द है केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलो, क्योंकि उसी अंग्रेजी में जब हम चोपड़ा लिखते हैं CHOPARA तो कोपड़ा तो नहीं बोलते उसको, कोपड़ा साहब आ गए, कोपड़ा साहब आ गए। हम तो यही कहते हैं भाई चोपड़ा साहब आ गए। तो CH अगर यहां चा है तो CH केमिस्ट्री में चा क्यों नहीं है? और CH अगर केमिस्ट्री में का है तो चोपड़ा में का क्यों नहीं है? उत्तर नहीं किसी अंग्रेज के पास इसका। वो कहते हैं ये होता है। अब जिस भाषा में तर्क का उत्तर ना हो, सिर्फ होता है, उसको डंडा लेके आप पीछे पड़े हैं। हर बच्चे को बचपन से मार मार के सिखा रहे हैं, अंग्रेजी बोल, अंग्रेजी सीख, बचपन से ही अंग्रेजी सीख, प्राथमिक कक्षा में अंग्रेजी सीख। बच्चा बेचारा हिंदी में, डोगरी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में कोई चीज घंटे भर में सीख लेता है। वही चीज को आप उसे अंग्रेजी में सिखाओ, 6 महीने लग जाते हैं, फिर भी नहीं सीख पाता। फिर वो रट लेता है, रटे हुए का अर्थ समझ में नहीं आता, और पोपट तोते की तरह से कुछ भी गाने लगता है जिसका खुद उसे अर्थ नहीं आता। वो हमारे बच्चे गान करते रहते हैं अंग्रेजी का। मैं कभी कभी ऐसे लोगों के घरों में जाता हूं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन सुपर इडियट हैं। मैंने इस देश में देखा है महामूर्ख पढ़े वही हैं, जो बिना पढ़ा लिखा है वो बहुत होशियार है। पढ़े लिखे मूर्खों के घर में क्या दर्शन होता है? घर में घुसे, पता चला पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? और वो दोनों बोलते हैं देखो हमारा बेटा है टिंकू। मैं पूछता हूं इसका मतलब मालूम है टिंकू क्या है? वेबस्टर डिक्शनरी को आप खोल के देखें तो वेबस्टर डिक्शनरी में टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का, जिसके बाप का पता नहीं, जिसकी अम्मा का पता नहीं, वो टिंकू होता है। और यहां माँ बाप के होते हुए बच्चे को टिंकू 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 बना बना के उसका कबाड़ा कर रहे हैं। कई कई घरों में बहनों के नाम होते हैं बबली, डबली, ट्विंकल, डिम्पल। क्या मतलब है डिम्पल, ट्विंकल, पिंपल? हमारे पास नामों की कुछ कमी हो गई है क्या? कितने सुंदर नाम संस्कृत में, कितने सुंदर नाम हिंदी में, कितने सुंदर नाम मातृभाषाओं में, क्यों नहीं रखते उन नामों को? अपने घर से शुरू करिए, इस अंग्रेजियत को निकाल फेंकिए, अपने बच्चों के नाम मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में रखिए और उसी का उच्चारण करिए, क्योंकि उनका कोई अर्थ है। और मैं निवेदन और करना चाहता हूं कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, कम से कम अपने बच्चों को अंग्रेजी की कविताएं मत सिखाइए जिनका अर्थ नहीं जानते। आप भी नहीं जानते, बच्चे भी नहीं जानते। कुछ पढ़े लिखे मूर्खों के घर में जाता हूं तो उनके छोटे बच्चों को वो बोलते हैं देख अंकल आए हैं, पोएम सुना। मैं कहता हूं भैया मैं अंकल नहीं हूं, काका हूं, चाचा हूं, मामा हूं, कुछ भी बना लो, अंकल मत बनाओ, क्योंकि अंकल का अर्थ मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है तो मुझे बताओ। जिसका अर्थ मैं नहीं जानता उसका आप नाम मुझसे बुलवा रहे हो। फिर वो बच्चों को कहते हैं पोएम सुनाओ, कविता नहीं पोएम सुनाते हैं। अब बच्चे चालू हो जाते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह से, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब मैं पूछता हूं उस बच्चे से तुमको अर्थ मालूम है इस कविता का क्या है? नहीं मालूम। उसकी माँ से पूछता हूं आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। टीचर को पूछता हूं आपने सोच लिया ये कविता सिखाने से पहले इसका अर्थ क्या है? रेन रेन गो अवे माने बच्चा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले, छोटा बच्चा खेलना चाहता है, इसलिए बारिश को कह रहा तुम भाग जाओ, चली जाओ। अगर ये प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली तो बारिश को बुला लिया, बारिश होगी नहीं, बारिश पड़ेगी नहीं तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो किसान भूखे मरेंगे, आप भूखे मरेंगे। तो जिस प्रार्थना से हमारे किसान भूखे मरे और इस देश में अकाल पड़े, वो प्रार्थना हमारे बच्चे गाएं रोज रोज रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। क्या मूर्खता! क्यों सिखाई आपने ये कविता? अपने भारत में कविताओं की कोई कमी है क्या?
हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, डोगरी में इतनी कविताएं हैं। एक बहुत सुंदर कविता है, मराठी में है, उसका अर्थ हिंदी में बताऊंगा। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहा है, बच्चा जल्दी जल्दी बारिश आओ और ज्यादा से ज्यादा बारिश आओ, मैं तुमको आओगी तो पैसा दूंगा, तुम जल्दी आ जाओ। ये भारत की कविता है, क्योंकि बारिश भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत की 60% जमीन बारिश के पानी से ही उत्पादन देती है। जिस देश की 60% जमीन बारिश आधारित हो, वहां पर बारिश को बुलाने की कविता होती है, बारिश को भगाने की कविता नहीं होती। अंग्रेजों की कविता है रेन रेन गो अवे। हम हिंदुस्तानी क्यों गाएं इसको? जरूरत क्या है? हमारी समझ को क्या हुआ है? अकल को क्या हुआ है? इसलिए मेरा निवेदन है, अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजी भाषा को भी भगाइए। आप बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे कहा 14 देशों में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, बाकी कहीं नहीं बोली जाती। और हमसे छोटा देश है डेनमार्क, वो अगर डेनिश की भाषा में काम करके सारी दुनिया में व्यापार कर सकता है, तो भारत के लोग हिंदी में काम करके सारी दुनिया में व्यापार क्यों नहीं कर सकते? जापान हमसे छोटा देश है, भारत की आबादी 115 करोड़ है, जापान की आबादी 10 करोड़ है। 10 करोड़ की आबादी का जापान सारी दुनिया में अपने व्यापार का डंका मनवा रहा है और दुनिया के व्यापार में दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है। अगर ये जापानीज में हो सकता है, तो हिंदी में हम भारतवासी काम क्यों नहीं कर सकते? चीन अगर चाइनीज में काम करके सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को धक्का दे सकता है, तो हम भारत की भाषा में काम क्यों नहीं कर सकते? रूस वाले सब रशियन में बात करते हैं। आप हमेशा ध्यान देना, रूस का राष्ट्रपति आए या जापान का, चीन का आए या डेनमार्क का, जर्मनी का आए या फ्रांस का, सब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं भारत में आके। और हमको भाषा का अनुवादक रखना पड़ता है उनकी बात समझने के लिए। इतने पिद्दी देश के राष्ट्रपति आकर अगर मातृभाषा में बोलकर चले जाते हैं, तो 115 करोड़ की आबादी वाले भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मातृभाषा में क्यों नहीं बोलना चाहिए? और अफसोस दुख है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो वोट मांगते हैं मातृभाषा में, चुनकर जब पहुंच जाते हैं लोकसभा में, तो गिटर पिटर अंग्रेजी में चालू कर देते हैं। इसका माने ये सब पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, इस देश में एक विपक्ष के नेता हैं लाल कृष्ण अडवाणी, पूरे समय भाषण देते हैं गुजराती हिंदी में अहमदाबाद से चुनाव जीतने के लिए, संसद में पहुंचते ही अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देते। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मैं कहता हूं कि आपको या तो गुजराती और हिंदी पर विश्वास नहीं है, और या आप अंग्रेजी पर अति विश्वास करते हैं। और अगर ज्यादा अंग्रेजी पर विश्वास है, तो अच्छा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चले जाइए, यहां से क्यों पार्लियामेंट में जाने की बात करते हैं? और भारत का भविष्य अपने हाथों में सुरक्षित हो, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, इसकी अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? जब देश की भाषा का आप सम्मान नहीं कर सकते संसद में, तो देश के सम्मान की हम आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो अच्छा ही हुआ कि लोगों ने इस देश का प्रधानमंत्री आपको नहीं बनाया। क्या बुरा किया लोगों ने? आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, उनकी भाषा का सम्मान नहीं। संसद में पहला भाषण लाल कृष्ण अडवाणी ने अंग्रेजी में दिया, लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत में। शर्म आती है। इससे अच्छा तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे, जो यूएनओ में गए और हिंदी में दहाड़ कर आए और बोला कि जिसको समझना है समझे, नहीं समझना है तो भाषा अनुवादक रख ले, मैं मेरी भाषा का सम्मान कर सकता हूं। और शायद इसलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लोगों ने भरोसा किया और उनको इस देश का 3 बार प्रधानमंत्री बना दिया। शायद इसलिए लोगों के दिल में ये फांस सा चुभता है कि मातृभाषा में वोट लेने के समय बात करना और संसद में जाकर अंग्रेजी बोलने लगना। किसके लिए संसद चलाते हैं आप? किसको दिखाना चाहते हैं और किसको बताना चाहते हैं? इस देश में 1 करोड़ हिंदुस्तानी भी नहीं है जो अंग्रेजी ठीक से बोल सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें। 114 करोड़ लोगों के लिए अंग्रेजी बिल्कुल दूर की भाषा है। उनके लिए आप संसद चला रहे हैं, 114 करोड़ के लिए या 1 करोड़ के लिए? और दुख और तकलीफ और अफसोस इस बात का है कि संसद अकेली अंग्रेजी में बात नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट भी अंग्रेजी में ही बात करता है। मुकदमा करना है सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी में करो, मुकदमे का फैसला लेना है तो अंग्रेजी में लो। वादी अंग्रेजी नहीं जानता, प्रतिवादी अंग्रेजी नहीं जानता, फैसला अंग्रेजी में क्यों आना चाहिए? न्याय चाहिए मुझे, तो न्याय तो मेरी मातृभाषा में मिलेगा तभी ना होगा। विदेशी भाषा में देंगे तो अन्याय है, वो तो न्याय कहां है?
जिसे मैं पढ़ नहीं सकता, पढ़कर समझ नहीं सकता, मेरे जीवन के आचरण में उतार नहीं सकता, उस भाषा में आपने कागज पर कुछ लिखकर मुझे दे दिया, तो मेरे लिए तो वो अन्याय है। न्याय कहां? 3.5 करोड़ वादी और 3.5 करोड़ प्रतिवादी इस देश के सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में न्याय की अपेक्षा से ठोकरें खाते हैं, दर-दर भटकते हैं। अंग्रेजी में फैसले होते हैं, अंग्रेजी में मुकदमे सुने जाते हैं। पता नहीं ये देश अंग्रेजों के लिए चलता है या भारतवासियों के लिए चलता है। और दुख तकलीफ इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो अंग्रेजी में फैसले लिखते हैं, अंग्रेजी में बहस सुनते हैं, उन सब की जेब गर्म करने के लिए तनख्वाह का जो पैसा आता है वो सब हिंदी बोलने वाले, मातृभाषा बोलने वाले लोगों के टैक्स के खून पसीने की कमाई का है। मेरे खून पसीने की कमाई, आपके खून पसीने की कमाई, उसके टैक्स का पैसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पगार के रूप में मिलता है। उनको शर्म आनी चाहिए और उनको देश के करोड़ों लोगों का सम्मान करना चाहिए। मातृभाषा में फैसले लिखने चाहिए, मातृभाषा में बहस सुननी चाहिए। और अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मातृभाषा जानते नहीं, समझते नहीं, तो अफसोस है कि उनको भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनाता है। जिनको हिंदी नहीं आती, जिनको मातृभाषा नहीं आती, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। ये तो अपमान है करोड़ों लोग। इस भाषा को तो बदलना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल मातृभाषा में काम करना ही पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भारत में तो मातृभाषाएं कई हैं, तो कई मातृभाषाओं के बीच में से एक को राष्ट्रीय भाषा बना लो, बाकी सबको राज्य की भाषाएं बना दो। मुश्किल क्या है उसमें? 80 करोड़ भारतवासी हिंदी समझते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं और हिंदी को बात कर सकते हैं। 80 करोड़। तो इसका माने स्पष्ट है कि राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाए, बाकी सब प्रांत की भाषाएं हमारे राज्य की सहकारी सहयोगी भाषाएं हो जाएं, और तीसरी कोई भाषा अगर हम सबको बांधने वाली हो सकती है तो वो संस्कृत ही हो सकती है, क्योंकि हमारी सभी मातृभाषाओं की मूल जननी संस्कृति है। इसलिए हम तीसरी भाषा संस्कृत ले सकते हैं। और तो हमारे देश में अंग्रेजी की तो जरूरत तब पड़ेगी जब कोई अंग्रेज के देश में जाएगा। तो अंग्रेजों के देश में कोई जाएगा तो 2-3 महीने में अंग्रेजी सीख लेगा, जैसे अभी सीखते हैं कि नहीं। जिनको वीजा मिल जाता है ब्रिटेन का, जिनको वीजा मिलता है अमेरिका का, वो 2-3 महीने में अपनी भाषा सीख लेते हैं जहां जा रहे हैं, वैसे आगे भी सीख लेंगे। तो ये भाषा के सवाल को हल करना है, कानून के सवाल को हल करना है, व्यवस्थाओं के सवाल को भी हल करना है। अंग्रेजों के जमाने में जो अर्थव्यवस्था चलती थी, जिसमें सारा टैक्स अंग्रेज वसूल करके अपने देश में लेकर चले जाते थे, आजादी के 62 साल के बाद वो टैक्स व्यवस्था क्यों चलनी चाहिए जिसमें सारा टैक्स वसूल के काले अंग्रेज लेके जाएं? अंग्रेज टैक्स वसूलते थे, उनका कहना क्या था? भारत का कोई व्यापारी कोई वस्तु का उत्पादन करे तो उत्पादन पर टैक्स लगा दो, एक्साइज ड्यूटी। माल को बेचे तो बेचने पर टैक्स लगा दो, सेल्स टैक्स। माल को बेचकर मुनाफा कमाए तो मुनाफे पर टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स। एक गांव से दूसरे गांव में माल लेके जाए तो फिर टैक्स लगा दो, रोड टैक्स, टोल टैक्स, एग्जिट टैक्स, एंट्री टैक्स। इस तरह के 20 टैक्स उन्होंने लगाए। उद्देश्य एक ही था कि करोड़ों रुपए लूट कर इंग्लैंड लेके जाना है। अब वही टैक्स के कानून, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, वैल्यू एडेड टैक्स अभी भी चले, तो ये तो हम कैसे माने आजादी आई है। इसलिए टैक्स के कानून भी हमें बदलने हैं। अंग्रेजों के समय में टैक्स के कानून का एक ही उद्देश्य था, माल लूटकर इंग्लैंड लेके जाना। आजादी के बाद अब दूसरा उद्देश्य है कि भारत के पैसे को लूटकर स्विट्जरलैंड में लेके जाना और बैंकों में जमा करना। दुख है मुझे ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने 250 साल में इस देश से 300 लाख करोड़ रुपए लूटा। अब आजादी के 62 साल में इस देश के काले अंग्रेजों ने इस देश में से 110 लाख करोड़ रुपए लूट लिया और स्विस बैंकों में जमा कर दिया। आपको मालूम है हमारे देश के नेता और अधिकारी जो टैक्स के पैसे को लूटते हैं, वो सारे धन को विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। स्विस बैंकों में इस समय 75 लाख करोड़ रुपए जमा है और स्विस बैंकों के अलावा 35 लाख करोड़ रुपए दूसरा जमा है। 110 लाख करोड़ रुपए इस देश का लूटकर विदेशी बैंकों में नेताओं ने रखा हुआ है और इस देश में आजादी का शंखनाद फैला हुआ। लूट तो तब भी हो रही थी, लूट अभी भी हो रही। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था इस देश में चलनी नहीं चाहिए जो लूट पर आधारित है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसी तरह अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आप जानते हैं मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम है जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। 160 साल पुराना पाठ्यक्रम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आजादी के बाद अब हमें वो अंग्रेज नहीं चाहिए जो अंग्रेजों के जमाने में चाहिए थे।
मैकॉले कहा करता था कि भारत में ऐसे क्लर्क पैदा करो जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था को चलाने में मदद करें, भारतवासी और अंग्रेजों के बीच पुल का काम करें, मीडियम का काम करें। इसलिए क्लर्क तैयार करने थे, बाबू तैयार करने थे, उसके लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई। अब आजादी के 62 साल के बाद भी वही मैकॉले शिक्षा व्यवस्था चले तो हमें तो बाबू पैदा नहीं करने, क्लर्क पैदा नहीं करने, क्योंकि अब अंग्रेजों का शासन नहीं चलाना इस देश में। तो इस अंग्रेजी शिक्षा को भी बदलना पड़ेगा, चिकित्सा व्यवस्था भी बदलनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने एलोपैथी लाई इस देश में जो हमको कभी भी सूट नहीं करती, जो अंग्रेजों को भी सूट नहीं करती, हमको तो छोड़ दो, दुनिया के किसी देश में सूट नहीं करती। एलोपैथी चिकित्सा व्यवस्था में काम करने वाले सारे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि 250 साल में एलोपैथी ने सारी दुनिया को एक ही चीज दी है, वो है साइड इफेक्ट्स, और भयंकर साइड इफेक्ट्स। आप एक बीमारी को दूर करने की गोली खाइए, दूसरी बीमारी आपके लिए तैयार है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नजला होता है और आप गोलियां खाना शुरू करिए, थोड़े दिन में किडनी खराब हो जाए आपकी। डायबिटीज को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन लेना शुरू करिए, लीवर खत्म हो जाए, आपकी किडनी भी खत्म हो जाए। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा की दवा खाना शुरू करिए, दूसरी कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो एक बीमारी को दबाकर दूसरी पैदा हो, दूसरी को दबाकर तीसरी पैदा हो, और जिंदगी भर आप बीमारियों से लड़ते रहें और कभी स्वस्थ ना हो सके। ऐसी चिकित्सा व्यवस्था को अगर एलोपैथी कहते हैं तो भगवान भला करे इस एलोपैथी का। हमको तो नहीं चाहिए ये चिकित्सा व्यवस्था, क्योंकि हमारे काम की नहीं है। हमको तो ऐसी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए जो कम से कम खर्चे में हमको स्वस्थ रखे और बिना दवा खाए हमको स्वस्थ रखे और बिना दवा खिलाए हमको स्वस्थ रखे। और हमारे पास है आयुर्वेद की चिकित्सा व्यवस्था है, योग और प्राणायाम की चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें एक पैसा भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पिछले 6 साल में भारत और दुनिया के सामने ये सिद्ध कर दिया कि बिना एक पैसा खर्च किए आप डायबिटीज ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा ठीक कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ठीक कर सकते हैं, आप सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। करोड़ों लोग प्राणायाम कर रहे हैं सुबह 5 से 7:30 आस्था चैनल को देखकर, और करोड़ों लोग अब स्वस्थ रह रहे हैं इस देश में प्राणायाम सीख कर और करके। तो प्राणायाम और आयुर्वेद में अगर इतनी ताकत है तो एलोपैथी के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना कौन सी बुद्धिमानी है। हमको ये चिकित्सा व्यवस्था भी बदलनी है, हमको हमारी कृषि व्यवस्था भी बदलनी है। एक जमाने में हम किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए, यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट हमारे किसानों को बहलाकर फुसलाकर खेत में डलवा दिया। फिर एक समय खेत को इसकी लत लग गई, जैसे शराब की लत लगती है शराबी को, वैसे यूरिया की लत लग गई हमारे खेतों को। कट्टे पर कट्टा हमने यूरिया डालना शुरू किया, अब हमारे खेत की मिट्टी खराब हो गई है, मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, कैल्शियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, मॉलिब्डेनम कम हो गया, मैग्नीशियम कम हो गया, मैग्नीज कम हो गया। और ये सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में कम हुए तो फसल में कम हुए, पौधों में कम हुए, अनाज में कम हुए, सब्जियों में कम हुए, और उनमें कम हुए तो हमारे शरीर में कम हुए, और हमारे शरीर में कम हुए तो फिर बीमारी के दुष्चक्र का शिकार हुए। तो हमको तो कृषि व्यवस्था, गाय का मूत्र डालकर जो हमने खेती की, हजारों साल बैलों का उपयोग करके हमने जो खेतों को जोता, हजारों साल हमने हमारे गाय बैल आधारित खेती व्यवस्था को जो संभाला, तो ये देश धन धान्य से भरपूर था और सारी दुनिया में अनाज का निर्यात करने वाला देश था। जब से हमने यूरिया, डीएपी का अपने देश में प्रचार और प्रसार किया, हम धन धान्य से तो कमजोर हो ही गए, शरीर से इतने कमजोर हो गए हैं कि अब हमारी प्राकृतिक और प्राकृतिक क्षमता भी लगातार कम हो गई। इसलिए खेती व्यवस्था को भी बदलना है, चिकित्सा को बदलना है, शिक्षा को बदलना है, कानून व्यवस्थाओं को बदलना है, ऐसी सामाजिक न्याय व्यवस्था, संगठन सबको बदलना है और इनको बदलकर भारतीय बनाना है, स्वदेशी बनाना है, स्वराज्य की तरफ लेके जाना है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है ये महत्व की बात होती है। एक जमाने में मुझे मित्तल साहब जैसे लोग अक्सर बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई देखी है, मैंने तो देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी। मित्तल साहब की उम्र के लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि 1942-43 में पूरे देश में ये माहौल था कि कोई मानता नहीं था कि आजादी आ जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजों का राज्य खत्म हो जाएगा। मजाक बनाते थे लोगों का, लोग कहते थे कि ये खादी पहन के झंडा लहरा के स्वराज्य मिलता हो तो कोई ना ले ले। उस समय में जब हिंदुस्तानियों में भरोसा नहीं था कि आजादी आएगी, स्वतंत्रता आएगी, अंग्रेज चले जाएंगे, उस समय आजादी आ गई, स्वतंत्रता आ गई और अंग्रेज चले गए। तो आज ये अविश्वास करने की कोई बात नहीं है
कि ये आज़ादी की व्यवस्था नहीं बदल पाएगी, ये अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं बदल पाएगी। ये अंग्रेजों की व्यवस्था भी बदलेगी और अंग्रेजों की सभ्यता और संस्कृति का जो अंश हम में रह गया है ये भी बदलेगा, और अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां जो मौजूद हैं इनको भी हम बदलेंगे। मुझे एक बात याद आती है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां हमने संभाल के रखी है। जिस डलहौजी नाम के अंग्रेज ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए इस देश के किसानों पर, उसके नाम से हिमाचल प्रदेश में पूरा एक नगर बसा हुआ है, डलहौजी। शर्म आती है मुझे उसका नाम लेने। जिस वास्को डिगामा ने पूरे पुर्तगाल के लोगों को लाकर हमारे दक्षिण भारत में बसाया, दक्षिण भारत के लोगों को ईसाई बनाया, लोगों को मार पीट के उनका धन लूटा, उस वास्को डिगामा के नाम पर गोवा में पूरा एक शहर बसा है, उसका नाम ही है वास्को डिगामा। लॉरेंस नाम के जिस अंग्रेज ने दिल्ली पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए, उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है, कब मिटेगा ये। एल्फिंस्टन नाम के जिस अंग्रेज ने मुंबई पर अत्याचार किए, उस मुंबई में एल्फिंस्टन रोड नाम का स्टेशन है और एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है। फर्ग्यूसन नाम के जिस अंग्रेज ने पूना पर अत्याचार किए, उस फर्ग्यूसन के नाम से कॉलेज पूना में चलता है, फर्ग्यूसन कॉलेज। मिंटो नाम के एक अंग्रेज ने दिल्ली की मां बहन बेटियों पर इतने बलात्कार किए, उस मिंटो के नाम से दिल्ली में मिंटो ब्रिज है, मिंटो रोड है, पता नहीं क्या क्या है। ये गुलामी की निशानियों को क्यों ढोना। जिन अंग्रेजों ने मुंबई में अत्याचार किए, उन अंग्रेजों की मूर्तियां मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के बाहर लगी हुई हैं, कभी भी जाके देखिए। जिस अंग्रेज ने सबसे ज्यादा बंबई पे अत्याचार किए, उसकी मूर्ति मुंबई के महानगर पालिका भवन के बाहर लगी हुई है, चर्च गेट पर, इतनी विशालकाय। इन गुलामी की निशानियों को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनको रख के हमें कोई फायदा नहीं है। शर्म ही आती है, अफसोस ही होता है। इनको तो 50 साल में खत्म हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं खत्म होती। ये सब खत्म करना है, अंग्रेजियत की व्यवस्था, अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की शिक्षा, अंग्रेजों का न्याय, अंग्रेजों के कानून, सब खत्म करना है। और स्वदेशी स्वराज्य और स्वतंत्रता को क्या केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर नई व्यवस्था, नए कानून और नया शासन तंत्र हमें बनाना है। उसी के लिए संग्राम करना है, उसी के लिए लड़ाई लड़नी है। और वही शहीदों का अधूरा सपना है, और वही शहीदों की आजादी के बाद का सपना है। तो मैं आप सबको एक निवेदन करने आया कि अपने शहीदों की शहादत पर अगर आपको गर्व है और आप उनकी शहादत का सम्मान करते हैं, तो उनके सपनों का भी सम्मान करिए, जो सपने उन्होंने देखे थे इस देश की आजादी के लिए। हम शहीदों का सम्मान करें और उनके विचारों का सम्मान न करें, हम शहीदों का सम्मान करें और उनके सपनों का सम्मान न करें, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। करना है तो टोटलिटी में करना है, पूरा करना है, नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करना। तो शहीदों के सपनों का सम्मान, उनके विचारों का सम्मान करके एक नया भारत बनाने के लिए, स्वदेशी स्वराज्य वाला भारत बनाने के लिए काम करें। चलते चलते एक छोटी सी आखिरी बात कहना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने में एक विदेशी कंपनी इस देश को लूटती थी, अंग्रेजों के बाद अब 5000 विदेशी कंपनियां इस देश को लूटें और हम कहें कि आजाद हो गए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब पेप्सी कोला। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब कोका कोला। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब कॉलगेट पामोलिव। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही थी, अब हिंदुस्तान लीवर। ऐसी 5000 कंपनियां देश को लूट रही। आप बोलेंगे क्या करें? एक ही काम करिए जो लोकमान्य तिलक ने किया, भगत सिंह, उधम सिंह ने किया, सावरकर ने किया। आपको मालूम है, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के 16वें वर्ष में पुणे के एक बड़े भारी चौक में विदेशी सामानों की 2 ट्रक होली जलाई थी, 16 साल की उम्र। ऐसे क्रांतिकारी थे सावरकर। तो अगर वो विदेशी सामानों की होली जला सकते हैं अपनी जिंदगी के 16वें वर्ष में, तो आप क्यों विदेशी सामानों को अपनी छाती से लगाकर अपने घर में रखे हुए हैं? इनको निकाल बाहर फेंकिए, इनको भी जलाइए विदेशी सामान। आप बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं है विदेशी सामान क्या है, स्वदेशी सामान क्या है। उसको पता लगवाने के लिए एक छोटी सी पुस्तक बनाई है, जीवन दर्शन, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी की लिखी हुई है। यहाँ पतंजलि योग पीठ के चिकित्सालय में मिल जाएगी, वो ले लीजिए। वो पुस्तक में पूरी सूची दी गई है, क्या सामान विदेशी है, क्या स्वदेशी है। जो विदेशी सामान है उसको कभी खरीद के मत लाइए, जो स्वदेशी सामान है उसी को घर में लाइए, क्योंकि स्वदेशी के रास्ते से ही स्वराज्य की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये कहकर मैं मेरे व्याख्यान को पूरा करना चाहता हूं आपसे इस अपील के साथ, इस निवेदन के साथ कि आप अपने जीवन में शहीदों के सपनों को जिंदा रखिए। ईश्वर से नित्य दिन प्रार्थना करिए कि हमको इतनी शक्ति मिले,
हमको इतनी ताकत मिले, हमारा संकल्प इतना दृढ़ हो कि हम हमारे बाकी पूरे जीवन में शहीदों के सपनों को साकार करने के काम में लग जाएं। और अगर आपका ये संकल्प पूरा हो जाएगा तो आप भी उन शहीदों की श्रेणी में आ जाएंगे जिनके लिए आप सपना देख रहे हैं। और नहीं कर पाएंगे तो आप मीर जाफरों की श्रेणी में आएंगे, जो आने वाला समय आपको याद रखिएगा मीर जाफर की तरह से। रास्ता आपके सामने खुला है, भगवान ने मौका आपको दिया है, अब इस मौके का हम फायदा उठाएं और आने वाले समय में देश की बेहतरी का काम जो होने जा रहा है उसके लिए अपने तन मन धन को लुटाएं, तो जीवन में सार्थकता होगी। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि इस देश में आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति का अभियान शुरू होने जा रहा है, और वो क्रांति का अभियान इस देश के सैकड़ों संगठन, सैकड़ों व्यक्तियों के साथ मिलकर शुरू होने जा रहा है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और उसके बाद पतंजलि योगपीठ, ऐसे 70 से ज्यादा संगठन हैं। उनमें मैं सर्वहितकारी मंच को भी देखता हूं, ये भी ऐसा ही एक संगठन है। ये सब संगठन मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म को इतना ही बड़ा बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं जैसे शहीदों ने आज़ादी लाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया था। हमारे शहीदों के बहुत सारे संगठन थे, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, उद्देश्य सबका एक ही था, आज़ादी लाना, स्वतंत्रता लाना, स्वराज्य की प्राप्ति करना। आज भी संगठन विभिन्न हो सकते हैं, उद्देश्य सबका एक ही है, शहीदों के सपनों को पूरा करना, भारत को स्वराज्य के लिए स्थायी रूप से बनाना, भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए तैयार करना। सपना एक ही है, संगठन बहुत हो सकते हैं, उस जमाने में भी थी, आज भी थे। समय समय पर ये संगठन एक होते रहें और मिलकर लड़ते रहें, ऐसी प्रार्थना मैं ईश्वर से हर दिन करता हूं। आप भी करिए। कौन जाने भविष्य में हम सब एक होकर ऐसी बड़ी लड़ाई के सिपाही हो जाएं कि इस लड़ाई में हम जीत जाएं, और हमारे दुश्मन जो देश को 30 टुकड़ों में तोड़ने का सपना देख रहे हैं, चाइना जैसे, हमारे दुश्मन जो पाकिस्तानी हैं, जो भारत को आतंकवाद के हवाले करने का सपना देख रहे हैं, वो पूरी तरह से परास्त हों, पराजित हों, और हम देशभक्त, हम राष्ट्रभक्त एक साथ इकट्ठे होकर विजयी हों। स्वामी जी एक बात बार बार कहते हैं कि दुष्ट लोग इकट्ठे होकर अगर बुरा कर सकते हैं तो सज्जन लोग इकट्ठे होकर देश का भला क्यों नहीं कर सकते। तो हम सब सज्जन शक्ति के लोग इकट्ठे हों, देश का भला करने के लिए संकल्प करें, प्राणपण संकल्प करें, तन मन धन से अपने संकल्प को निभाने की कोशिश करें। ये बोलकर आपका आभार व्यक्त करता हूं, विवेक भाई का, उनके सहयोगियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप में संकल्प बने, ताकत बने, समर्थ बने आप, और इस देश के अधूरे पड़े हुए उस काम को पूरा करें जो शहीदों ने 1947 में छोड़ दिया था हमारे करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये काम तो होने वाला है। आप करेंगे या कोई दूसरा करेगा, आप बनेंगे निमित्त या कोई दूसरा बनेगा, क्योंकि समय कई बार कई काम कराता है, हम नहीं करते हैं, समय कराता है। और शायद भारत का एक ऐसा अच्छा समय आ रहा है जो हम सब अच्छे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके कोई अच्छा काम कराने की तैयारी कर रहा है। मैं तो मानता हूं ये तो ईश्वर की कोई योजना है, भगवान की कोई योजना है। उस योजना में शायद हम कभी 1947 के पहले अलग अलग समूहों में बटे हुए क्रांतिकारी रहे होंगे और जन्म लेकर इस जीवन में आए हैं, फिर हमको भगवान ने इकट्ठा करने का एक मौका दे दिया है, और वो मौके को अगर हमने अपने हाथ से जाने नहीं दिया तो मुझे 200% भरोसा है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।